translation of Holy Quran. Dr. Isba for Kirat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد वलम यकुल्लाहु कुफुवन आहद सदकल्लाहुल अज़ीम। मैं पनाह मांगती हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद से। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। कह दो कि अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, ना उसकी कोई औलाद है ना वो किसी की औलाद है, उसका कोई हमसर नहीं। May Allah help us to follow these verses. Ameen. The verse of Holy Quran of Surah Al-Ahzab about Prophet Muhammad, peace be upon him, and translation of this verse is, Muhammad is not the father of your man, but he is the messenger of Allah and the seal of the prophets. And Allah has full knowledge of all things. एक आयत नहीं, एक सूरत नहीं, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ में पूरा कुरान है। निगाहे इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, निगाहे इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान, वही फुरकान, वही यासीन, वही ताहा। Now I would like to invite for beautiful words in the praise of Prophet Muhammad, peace be upon him, student of BMS, Dr. Awais Iftikhar. Please Awais Iftikhar, Naat Rasul Maqbool sallallahu alayhi wa alihi wasallam. अस्सलाम वालेकुम सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। हमें अपना वो कहते हैं, मोहब्बत हो तो ऐसी हो, हमें रखते हैं नजरों में, इनायत हो तो ऐसी हो, हमें अपना वो कहते हैं, मोहब्बत हो तो ऐसी हो। वो पत्थर मारने वालों को देते हैं दुआ से, वो पत्थर मारने वालों को देते हैं दुआ से, कोई लाओ मिसाल ऐसी, कोई लाओ मिसाल ऐसी, शराफत हो तो ऐसी हो, हमें रखते हैं नजरों में,
हालत हो तो ऐसी हो, हमें अपना वो कहते हैं। मोहब्बत हो तो ऐसी हो, हमें रखते हैं नजरों में। इनायत हो तो ऐसी हो। Subhanallah. What a beautiful voice and what a beautiful words, माशाल्लाह. हमें अपना वो कहते हैं, मोहब्बत हो तो ऐसी हो, हमें नजरों में रखते हैं, अनायत हो तो ऐसी हो, माशाल्लाह. The title of this webinar, Need of New Thrombolytic Herbal Drugs. And firstly, I am really thankful to Dr. Muhammad Akram, Chairperson, Department of Eastern Medicine and Surgery, Government College University, Faisalabad, for organizing this informative webinar. And thanks a lot our organizing team, and thank you so much to all participants for joining us. And special thanks to our guest speaker, Dr. Wafa Abbas, Act District's First Aid Officer, Pakistan Red Crescent. Thank you so much, sir, for joining us, for your precious time you have given us. Please, sir, start and share your knowledge about this informative topic. Please, sir. Thank you so much, all of you. Thank you so much for all of you for your time, for your precious time. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सबसे पहले आप सब लोगों का शुक्रिया, डॉक्टर अकरम साहब का शुक्रिया, और जितनी भी ऑर्गेनाइजिंग टीम है, डॉक्टर तलहा खलील, इनका शुक्रिया, और जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं और कोलीग्स हैं जो इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, आप सबका शुक्रिया. आपने मुझे इतनी इज्जत बख्शी. एक्चुअली कभी हुआ नहीं ऐसा कि हमारी लाइट जाए ऐसे, और पता नहीं क्या इशू हुआ है, लाइट चली गई है. मैं ट्राई करता हूँ कि अपना कैमरा ऑन करूँ ताकि आप लोगों को नजर आ सकूं, बल्कि आ गई है लाइट. अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. दोबारा से आप सबको वेलकम. सबसे पहले तो जो मेरा टॉपिक है वो है कि नीड ऑफ थ्रोम्बोलिटिक ड्रग्स. थ्रोम्बोलिटिक ड्रग्स क्या है, आज हम इस चीज पर बात करेंगे. उनकी जरूरत हमें क्यों पेश आनी है, इनकी अहमियत क्या है, हर्बल मेडिसिन में थ्रोम्बोलिटिक ड्रग्स की क्या अहमियत है, पैथोफिजियोलॉजी क्या है, थ्रोम्बस किस तरह से बनता है, और एक ईस्टर्न मेडिसिन के स्टूडेंट को या प्रैक्टिशनर को क्या जरूरत है कि वो इस चीज की स्टडी करे कि थ्रोम्बोलिटिक ड्रग्स जो हैं उनकी इनोवेटिव स्टडी या नई से नई बनाने की क्या जरूरत है. तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि थ्रोम्बस क्या है. तो थ्रोम्बस आपको पता है कि अगर आप ह्यूमन बॉडी का मुतालिया करें तो उसमें 3 किस्म की वेसल्स हैं. सबसे पहले आप देखें, आर्टरीज ऐसी वेसल्स हैं जो ब्लड को जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों तक लेके आती हैं, खून को पहुंचाती हैं एक एक सेल तक. वेन्स वो वेसल्स हैं जो ब्लड को क्या करती हैं, दिल की तरफ, बॉडी से, बॉडी टिश्यूज से, बॉडी के सेल से वापस दिल की तरफ लेके जाती हैं. अब अगर किसी आर्टरी में या किसी वेन में किसी किस्म का क्लॉट बन जाए तो उसको हम कहेंगे थ्रोम्बस. अब वो कितना खतरनाक साबित हो सकता है, उसकी क्या क्या वजूहात हो सकती हैं, किस किस तरह से हम उस सूरत हाल को प्रिवेंट कर सकते हैं, टैकल कर सकते हैं, हर्बल मेडिसिन का इसमें क्या रोल है, और बेहतरीन से बेहतरीन थ्रोम्बोलिटिक मेडिसिन जो कि एलोपैथिक है उनके होते हुए हमें क्या जरूरत है कि हम हर्बल मेडिसिन नई से नई या ईस्टर्न मेडिसिन जो है उनको बनाने की दिक्कत करें. यही आज का हमारा मौजू है और हम दर्जा ब दर्जा अपने मौजू की तरफ बढ़ते हैं. तो सबसे पहले आपको बताता चलूं कि जो थ्रोम्बस होता है उसकी कंपोजिशन क्या है. ब्लड सेल्स 3 किस्म के सेल्स हैं. सबसे पहले आप देखें कि रेड ब्लड सेल्स हैं जिनका काम क्या है, हीमोग्लोबिन के अंदर होती है और वो ऑक्सीजन को बॉडी टिश्यूज तक पहुंचाते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं. दूसरे नंबर पर आप देखें व्हाइट ब्लड सेल्स हैं. व्हाइट ब्लड सेल्स क्या करते हैं, आपके जिस्म में इन्फेक्शन को रोकते हैं. तीसरे नंबर पर जो सेल्स हैं प्लेटलेट्स, यानी जो क्लॉटिंग करवाते हैं, ब्लड क्लॉटिंग करवाते हैं, खून को जमने में मदद देते हैं. अगर वो आपके ब्लड में पाई जाने वाली एक प्रोटीन जिसे कहते हैं फिब्रिन,
उसके साथ मिल जाएं और कुछ आरबीसीड्स को यानी रेड ब्लड सेल्स को भी इंट्रैप कर लें अपने साथ, तो इस कंपोजिशन को, इस चीज को कहते हैं जी क्लॉट, या इसको आप थ्रोम्बस कह सकते हैं। अब कलर के या मॉर्फोलॉजी के अकॉर्डिंग इस थ्रोम्बस को 2 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहली जो कैटेगरी है वो है रेड थ्रोम्बस, ठीक है जी। अब रेड थ्रोम्बस और दूसरी है पेल थ्रोम्बस। इन दोनों में फर्क क्या है? ऐसा थ्रोम्बस, ऐसा ब्लड क्लॉट, ऐसा लोथड़ा जिसमें रेड ब्लड सेल्स कम हो और फिब्रिन और प्लेटलेट्स ज्यादा हो, तो उसकी लुक रेड ब्लड सेल्स कम होने की वजह से पेल नजर आती है, और दिस इज व्हाई इट इज कॉल्ड पेल थ्रोम्बस। And when you move toward the second category, that is called red thrombus, उसमें क्या होता है कि उसमें फिब्रिन और प्लेटलेट्स के साथ साथ बहुत ज्यादा तादाद में इंट्रैप्ड जो आरबीसीज होते हैं वेसल के अंदर, उनको भी जो है वो इंट्रैप कर लेते हैं। तो ड्यू टू द हाई अमाउंट ऑफ रेड ब्लड सेल्स, खून के सुर्ख खुलियात ज्यादा होने की वजह से उसकी रंगत चूंकि सुर्ख नजर आती है, इसलिए हम उसको कहते हैं कि ये एक रेड क्लॉट है। अच्छा, एक टेक्निकल पॉइंट आपको बताते चलें कि वेन्स की निस्बत आर्टरीज में थ्रोम्बस ज्यादा बनते हैं, ठीक है जी। वेन्स की निस्बत लार्ज जो आर्टरीज होती हैं या जो बड़ी आर्टरीज होती हैं, उनमें जो क्लॉट्स हैं या जो थ्रोम्बाई हैं वो ज्यादा बनते हैं, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। अब ये तो इनकी टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी, उनकी शक्ल सूरत की बुनियाद पर। अब अगर बात की जाए कि उनकी लोकेशन की बुनियाद पर, तो थ्रोम्बस, सॉरी, I आप request you कंटिन्यू to रखें। all participants, please turn off your mics. Please, sir, start. ऑलराइट, थैंक यू। तो लोकेशन के अकॉर्डिंग 2 कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया जाता है। ऐसे थ्रोम्बस जो वेन्स में बनते हैं उनको हम कहते हैं वेनस थ्रोम्बाई, और ऐसे थ्रोम्बाई जो कि आर्टरीज में बनते हैं हम उन्हें कहते हैं आर्टेरियल थ्रोम्बाई। अब यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है? डॉक्टर साहब, ये फॉरेनर्स कुछ हैं जो कि कह रहे हैं कि इसको ट्रांसलेट किया जाए इंग्लिश में। इस तरह की हमारे पास तो फैसिलिटी नहीं है, तो अगर आप जो है इसको मिक्स कर दें, कुछ इंग्लिश बोलें और कुछ उर्दू, ताकि वो लोग जो है अटैच रहें। वो कुछ ये नाइजीरिया से हैं, कुछ और जगह से हैं, तो ये लोग Alright, लेफ्ट sir. कर दें। थोड़ा बहुत आप जो है इंग्लिश का भी यूज करें और थोड़ा उर्दू का, यानी कि टोटली ना इंग्लिश हो ना उर्दू हो, ताकि पाकिस्तानी भी सुन सकें और दूसरे भी सुन सकें। ये लोग Alright, sir. बैन करते हैं तो वो डिसहर्ट होते हैं फिर ना। ये जस्टिन कबीरा है और दूसरा फैमिलिया अफुलाबी, और कई ऐसे लोग हैं जो जॉइन हमें करते हैं रेगुलर, लेकिन उनको समझ नहीं आती, तो थोड़ा बहुत जो है वो इंग्लिश टर्म, उसके साथ फिर उर्दू टर्म ये इस्तेमाल करें। थैंक यू। So first of all, I would like to thanks all the foreigners who have given your precious time for this webinar. Thank you all of you, and I will try to speak English as well as our national language Urdu, so that everyone can understand what I am saying about this topic. So let's move on. What is the pathophysiology of thrombosis? थ्रोम्बस बनता कैसे है, उसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है? So I told you that the platelets are involved in a thrombus, the fibrin protein is involved, and they can be made, they can be prepared in as well as the venous location as well as the in arterial vessels of the human body. And there are 2 components of a thrombus. The first one is the aggregated platelets. तो प्लेटलेट्स एक ऐसे सेल्स हैं जो खून के जमने में मदद देते हैं। वो जब एग्रीगेट हो जाते हैं तो उनके साथ साथ फिब्रिन प्रोटीन जो है वो एक क्रॉस लिंक सा मैश बना लेती है। जब ये दोनों चीजें आपस में मिल जाती हैं तो किसी भी वेसल के अंदर ये क्लॉट जो है वो बना लेते हैं। इसका पैथोफिजियोलॉजी कुछ इस तरह से है कि जो इटियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जो कि कॉज हैं, वो सबसे पहले क्या करेंगे, बॉडी के ऊपर जब अपनी इटियोलॉजी प्रोड्यूस करेंगे तो उसके नतीजे में
बॉडी में फिब्रिन जो है वो बहुत ज्यादा तादाद में बन जाएगी, जो नॉर्मल अमाउंट होती है, यानी फिब्रिन इज द क्लॉटिंग प्रोटीन। तो उसकी तादाद जब बढ़ेगी, अमाउंट जब बनेगी, तो उसके साथ साथ प्लेटलेट्स की तादाद भी ज्यादा होगी। तो प्लेटलेट्स और फिब्रिन दोनों जैसे ही जिस्म में ज्यादा होंगे तो इसके नतीजे में फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट होगी। द क्लॉट विल बी फॉर्म्ड इन वेन्स एज वेल एज इन द आर्टरीज। और वो क्या करेगा, अब यहाँ पे एक टेक्निकल डिफरेंस आता है कि स्टूडेंट्स पूछते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन थ्रोम्बस एंड एम्बोलस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द बोथ टर्म्स। तो डिफरेंस ये है कि अगर तो थ्रोम्बस बना है, ब्लड क्लॉट बना है, तो वो अगर वेसल के साथ ही अटैच रहे तो इसको थ्रोम्बस कहते हैं। लेकिन अगर वो मूव कर जाए, मूवेबल हो जाए, फ्री हो जाए, तो इसको एम्बोलाई कहते हैं। अब आ जाते हैं कि इसकी कॉजेज क्या है, थ्रोम्बस आखिर बनता कैसे है। तो इसकी जो सबसे बेहतरीन कॉजेज हैं, उनको विर्चू, एक साइंटिस्ट था, उसने एक 3 तरह से इसको डिफाइन किया था, यानी ट्राइएड दिया था। तो उसने 3 फैक्टर्स लिखे थे कि 3 फैक्टर जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं, विर्चू ट्राइएड इसको कहा जाता है। तो फर्स्ट वन इज द स्टेसिस ऑफ ब्लड फ्लो, यानी अगर वेन्स या आर्टरीज में से ब्लड फ्लो करता करता स्टेसिस हो जाए, रुकना शुरू हो जाए, जो वॉल्स होते हैं इंट्रावेस्कुलर वो खराब हो जाए, तो blood stasis will happen and it will lead toward the thrombus formation. The second thing was the endothelial injury. You know, the endothelium is the inner layer of blood vessels, and whenever they are injured, whenever the inflammation happen, they got injured and it can lead towards the formation of thrombi. And the third step is the hypercoagulability. And you know, the hypercoagulability is related with platelets as well as the fibrin. So the virtue triad explains the 3 causes of thrombus formation. The first one is the hypercoagulability, that is related with the platelets and with the fibrin. The second thing is the endothelial injury, the injury of the endothelium, the inner layer of the blood vessels. And the third step was the stasis of blood flow, any kind of pathology that creates the stasis that stops the normal flow of blood in the human body vessels like the veins and arteries. What are the risk factors? So I can divide the risk factors of thrombus formation into 2 categories. First, I will say that there are some factors which are modifiable, जिनको हम किसी ना किसी के तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं, तब्दील कर सकते हैं अपने चाहने से। उनमें आ जाती है अपनी डाइट, आ जाती है सेडेंटरी लाइफस्टाइल, आ जाता है आपके खाने पीने का स्टाइल आ जाता है, यानी आप अपना लाइफस्टाइल कैसे मॉडिफाई करते हैं। So there are some kind of modifiable risk factor, and on the other hand there are some non-modifiable risk factors. मॉडिफाइएबल में आ जाती है आपकी डाइट, आपका लाइफस्टाइल, आपका वे ऑफ लिविंग लाइफ, आप कितनी देर बैठते हैं और क्या करते हैं सारा दिन, आपके बैठने का टाइम कितना है, आप किस पोजीशन में बैठते हैं, कितनी एक्सरसाइज करते हैं, ये है मॉडिफाइएबल। यानी आप वक्त के साथ साथ इन फैक्टर्स को मॉडिफाई करके थ्रोम्बस फॉर्मेशन से बच सकते हैं। दूसरी कैटेगरी है नॉन मॉडिफाइएबल रिस्क फैक्टर्स की, जिसमें सबसे मेन है हेरिडिटी फैक्टर, यानी if it is present in your genes, you cannot modify it. It has to happen whether it's late or it's early in your age, it will happen because the genetic factor is there, it is present in your genes. So the heredity factor is the non-modifiable. The second thing is the advanced age. You know, the scientists are trying very much on to stop the age, but they are afraid, you know, that they cannot stop the aging. The only thing the physicians, the scientists are failed to stop is the aging. Aging has to happen. Advanced age is the most dangerous and one of the most lethal risk factor for the thrombus formation. You know, whenever the person is aged, all the body functions get disturbed, they are affected, the immunity is low, the metabolism is low, the defensive mechanism is low.
So advanced age is also one of the non-modifiable factor. So whenever you talk about the risk factor, so smoking, age, hypertension, cholesterol, diabetes mellitus, family history, obesity, sedentary lifestyle, inflammatory conditions, all these things are the risk factors. And if someone asks that why they are the risk factors, the reason is this: all these risk factors produce the endothelial dysfunction. Endothelium was the inner layer of the blood vessels, and whenever these risk factors are present, they create such abnormalities that the endothelial dysfunction happen. And whenever the endothelial dysfunction happen, then a fatty streak is made inside the vessels. Fatty streaks, the premature stage of a clot. Then the fatty streak changes into plaque, and soft plaque turns into the hard plaque, and hard plaque results into the plaque rupture, and plaque rupture results into the occlusion of blood flow. And you know, the blood is the vital organ. Blood is the vital part of human body. It leads and it passes on the nourishment, it passes on the gases to every tissue. It is the sign of vitality of human body. Whenever there will be problem, whenever there will be occlusion in blood flow of human body, it will get disturbed, whether it's brain, whether it's lungs, as well as any kind of human body part. So when the thrombosis creates the blood occlusion, it is very lethal for human body, and it creates the lethal effects of human body. And I have told the difference between the thrombosis called emboli. And whenever it gets attached to a vessel, it is called thrombosis. How we can prevent the thrombosis? What are the ways? What are the preventive measures that we can take to prevent the occurrence of thrombus formation? तो पहली जो इसकी चीज है जो हमें रोकती है वो है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन. आपको पता है जब कोविड आया तो तबाही मच गई. Millions of people were dead in India, especially subcontinent में, पाकिस्तान में. उसकी वजह ये थी कि आपने पिछले 20-30 साल में बुरे खाने खाए हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल हमारा रहा है, हम ज्यादा काम नहीं करते, BMI हमारा डिस्टर्ब है. तो उसकी वजह से क्या हुआ है कि हमारा पूरा जो मेटाबॉलिज्म है, मेटाबॉलिक पाथवेज हैं, वो डिस्टर्ब है. इस वजह से ऐसी कोई भी चीज जो हमारी सेडेंटरी हो वो हमें लीड करती है थ्रोम्बस फॉर्मेशन की तरफ. जी एक सवाल है. डॉक्टर साहब अपना माइक ऑन कर लें. हकीम साहब अपना माइक ऑन कर लें. आपकी आवाज नहीं आ रही. आप सवाल तो पूछ रहे हैं लेकिन हमें आवाज नहीं आपकी आ रही. हाँ जी सर, अस्सलाम वालेकुम जी. अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम सलाम सर. अच्छा सर, एक सवाल था. आपने सारा जो प्रोसीजर बयान किया थ्रोम्बोसिस का, तो इस जगह पे हमारा इम्यून सिस्टम कैसे रिस्पॉन्स करता है? वो क्या इसको खत्म नहीं करता थ्रोम्बोसिस को? अस्सलाम वालेकुम. डॉक्टर साहब, फवाद साहब, जी सर. आपका लेक्चर क्या खत्म हो गया? नहीं सर, वो सवाल आ गया तो उस वजह से रुक गए थे. चलिए आप कंटिन्यू करें. एंड पे फिर क्वेश्चन करते हैं. कंटिन्यू करें आप. जी ठीक. थैंक यू. जी ठीक है. ठीक, कंप्लीट करें. उसके बाद जो है ना क्वेश्चन आंसर का सेशन लंबा होगा, कोई मसला नहीं है. जी ठीक. थैंक यू सो मच. अच्छा जी, उसके बाद प्रिवेंटिव मेजर्स में सबसे पहले है कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की जाए. यानी मैं बात कर रहा था कि जैसे कोविड आया तो क्या हुआ कि हमारी इम्यूनिटी उसके पीछे कुछ ना कर सकी. हालांकि यही कोविड 2002 में आया था, जब मार्स और सार्स के नाम से आया, तो तब हम इसे टैकल कर गए. लेकिन जब वही वायरस 20 साल बाद हमारे ऊपर हमलावर हुआ, तो चूंकि हमने इन 20 सालों के दरमियान फास्ट फूड खाए, अपनी लाइफ को सेडेंटरी किया, कम से कम वॉक की, कम से कम हमारी फिजिकल एक्टिविटीज थी,
इस दफा हमारा मेटाबॉलिज्म भी, इस दफा हमारा इम्यून सिस्टम भी उस तरह से रिस्पॉन्ड नहीं कर सका जितना कि हमें करना चाहिए था, और उसका नुकसान ये हुआ कि मल्टीपल डेथ हुई, मिलियंस ऑफ डेथ हुई अक्रॉस द बॉर्डर, अक्रॉस द कंट्रीज। तो दिस हैपेंस इन एवरी मेटाबॉलिक डिजीज। हर किस्म की इंफेक्शियस डिजीज के साथ साथ मेटाबॉलिक डिजीज में भी ये काउंट होता है कि आपका लाइफस्टाइल क्या है। हु इज वेरी एक्टिव, one who is very active, has the very strong immunity, वो प्रिवेंट कर जाएगा ऐसे किसी भी बीमारी को, उसके खिलाफ वो ज्यादा सख्त जान होता है। I will like to give example of the village people. The people who lives in village, they are hard, they eat the healthy diet, they are very strong and they can fight any kind of disease, as compared to the people who lives in city, have the sedentary lifestyle, eats a lot of junk food and have the poor immunity। तो उनमें चांसेस ज्यादा होते हैं कि किसी भी मेटाबॉलिक डिजीज का उनमें होने की अक्रेंस ज्यादा होती है। दूसरे नंबर पर आप जब ट्रैवलिंग करते हैं तो आप ज्यादा बैठते हैं, या जब आप ऑफिस वर्क करते हैं तब भी आप ज्यादा बैठते हैं। तो इन दोनों सूरत हाल में आपको क्या करना चाहिए कि अपनी लेग्स को स्ट्रेच करना चाहिए, फ्लेक्शन करनी चाहिए लेग्स की, और टोज जो हैं अपने वो मूव करते जाएं ताकि किसी किस्म की ब्लड स्टेसिस ना हो। और मैंने पहले आपको बताया कि जो विर्चू ट्राइएड था कि जो 3 वजूहात है, वो 3 वजूहात अगर होंगी तो थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो जाएगी, और फिर आप सारी जिंदगी थ्रोम्बोलिटिक मेडिसिन पर लग जाएंगे और उसके आपको काफी ज्यादा नुकसान होंगे। तो वो कौन कौन सी 3 पॉइंट्स है मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। एक हाइपर कोएगुलेबिलिटी है, दूसरा किसी भी ब्लड स्टेसिस में जो है वो रोकना, यानी रोकथाम आ जाए, एक्लूजन आ जाए, और तीसरा था एंडोथेलियल इंजरी। तो एनी काइंड ऑफ कॉज दैट क्रिएट्स दीज 3 etiological फैक्टर will lead to the formation of thrombus। तीसरा है कि जब भी आप कभी कोई सर्जिकल प्रोसीजर करवाते हैं या आप किसी मेडिकेशन पर होते हैं और आपको चांसेस हो कि उसमें कोगुलेशन हो सकती है, यानी वो आपकी ब्लड की विस्कोसिटी को चेंज कर सकती है, तो उसके साथ आप एंटी कोगुलेंट्स खा सकते हैं जिनमें वारफारिन आता है, एस्पिरिन आता है, हेपारिन आता है, ताकि आपका ब्लड थिन रहे। ये टेम्पोरेरी बेसिस पे आपने खानी होती है। अब आ जाते हैं कि ये सारी तमहीद मैंने किस लिए बांधी, ये सारी समरी थी टूवर्ड्स माय टॉपिक। जो अभी मेरा असल टॉपिक है उसकी तरफ आते हैं कि थ्रोम्बोलिटिक ड्रग्स जो हैं वो बेसिकली हैं क्या हैं। तो मैंने समझाने की आप लोगों को कोशिश की है कि थ्रोम्बस फॉर्मेशन क्या होती है। अब हम शुरू करते हैं कि थ्रोम्बोलिटिक ड्रग्स क्या होती हैं। तो थ्रोम्बोलिटिक ड्रग्स क्या होती हैं जी? एनी काइंड ऑफ ड्रग्स जो क्या करती हैं, डिसॉल्व करती हैं ब्लड क्लॉट को, दे आर कॉल्ड द थ्रोम्बोलिटिक ड्रग। अच्छा, इनको दूसरा नाम भी दिया जाता है क्योंकि इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि ये प्लाज्मिनोजेन को एक्टिवेट करती हैं। प्लाज्मिनोजेन इज द प्रोटीन दैट इज फाउंड इन ह्यूमन ब्लड, और वो कन्वर्ट होता है प्लाज्मिन में। तो ये चूंकि प्लाज्मिनोजेन को एक्टिव करती हैं तो दैट्स व्हाई द थ्रोम्बोलिटिक ड्रग्स आर आल्सो कॉल्ड प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर। They are also called the fibrinolytic. As you know, the fibrinolytic and drugs means that substance that break down the fibrin, and fibrin is involved in the pathophysiology of blood clot। यानी फिब्रिन और रेड ब्लड सेल्स और तीसरी चीज थी प्लेटलेट्स, ये तीनों चीजों मिलके ही उसको बनाते हैं। और इन तीनों को तोड़ने के लिए हम क्या चीज यूज करते हैं? थ्रोम्बोलिटिक ड्रग्स। अब जो मार्केट में थ्रोम्बोलिटिक ड्रग्स हैं उनका मैंने थोड़ा सा डाटा लेने की कोशिश की है ताकि मैं लोगों को बता सकूं कि किस तरह से फार्मा कंपनियां, किस तरह से ड्रग माफिया आप लोगों को लूट रहा है, मिलियंस ऑफ रुपीस वो ट्रांसफर कर रहे हैं इंटरनेशनली। इनकी प्राइस सुन के आप हैरान होंगे यकीनन कि एक आम आदमी वो किस तरह से इनको अफोर्ड भी नहीं कर सकता और इनको इस्तेमाल कर रहा है। तो सबसे पहले कैटेगरी जो है वो स्ट्रेप्टोकाइनेज की है। स्ट्रेप्टोकाइनेज एक ऐसी ड्रग है जो कि थ्रोम्बोलिटिक मेडिकेशन के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। दूसरे नंबर पर यूरोकाइनेज है, यूरोकाइनेज को इस्तेमाल किया जाता है। तीसरे पे है एंटी स्ट्रेप्टलेज। एंटी स्ट्रेप्टलेज, यूरोकाइनेज एंड स्ट्रेप्टोकाइनेज, ये तीनों ड्रग जो है थ्रोम्बोलिटिक मेडिसिन में आती हैं। दूसरे नंबर पर एक और कैटेगरी बनाई गई है जिसे कहते हैं टीपीए। ये एब्रीवेशन है टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर्स का। इनमें 3 ड्रग्स आती हैं, उनके नाम है एल्टेप्लेज, रिटेप्लेज और
टेप्लेज, ये 3 ड्रग्स जो हैं वो टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर हैं, और जो पहले मैंने तीनों बताई, यूरोकाइनेज, स्ट्रेप्टोकाइनेज और एंटीसेप्टेप्लेज, ये तीनों जो हैं इनको अलग से कैटेगरीज में रखा जाता है। अच्छा जी, अब पहली जरूरत क्या है, व्हाई वी नीड न्यू हर्बल थ्रोम्बोलिटिक ड्रग्स, क्या जरूरत है? उसकी पहली वजह ये है कि इन सब मेडिसिन के, स्ट्रेप्टोकाइनेज के, यूरोकाइनेज के, और ये जो तीसरी है एंटीसेप्टेप्लेज के, शदीद तरीन साइड इफेक्ट्स आते हैं। जो बंदा भी इनको इस्तेमाल करता है, अगर आप उससे मिलें तो बेशुमार इसके साइड इफेक्ट आते हैं। वो खाते जाते हैं, उनकी मजबूरी बन जाती है, वो इसके साथ चलते जाते हैं, लेकिन इनके शदीद साइड इफेक्ट हैं। अच्छा जी, अब बात करें कि इनको साइड इफेक्ट कौन से आते हैं। तो पहली जो इनको आती है साइड इफेक्ट, वो है जी ब्लीडिंग। ब्लीडिंग होती है, अक्सर चांसेस होते हैं ब्रेन हेमरेज के, या लिटिल काइंड ऑफ हेमरेज can lead to the death of human body. And you know, the first one, the bleeding category is GIT bleeding. यानी कभी उनको हेमराइड्स हो जाएंगे, कभी उनको क्या होगा कि ब्लड आ जाता है उनके स्टूल में, कभी यूरिन में। यानी आप देखें कि हर जो स्ट्रेप्टोकाइनेज है, ये यूरोकाइनेज है, वो अपने मुज़र तरीन असरात पैदा करती है। और किन किन पार्ट्स में उनको हो सकती है ब्लीडिंग, उनकी थ्रू एनस हो सकती है, पर एनम, यानी जीआईटी के पार्ट्स में हो सकती है। उसके बाद जेनिटो यूरिनरी, एज यू नो, द जेनिटल ऑर्गन्स, the urinary organs is the male, in the male is the same, and in female they are the different. तो इनमें ब्लीडिंग हो सकती है। उसके बाद आप देखते हैं इंट्राक्रेनियल ब्लीडिंग हो सकती है, यानी हेमरेज हो सकता है हमको। इसके नतीजे में क्या होगा कि उनकी डेथ भी हो सकती है। उसके बाद क्या होता है, एक और साइड इफेक्ट आता है जो अमूमन हर थ्रोम्बोलिटिक मेडिसिन इस्तेमाल करने वाले पेशेंट में देखा जाता है, वो है कि उनको हाइपोटेंशन हो जाती है। यानी आप देखेंगे कि आप उनके साथ बैठे हैं और यकदम वो कहेंगे कि मेरा ब्लड प्रेशर लो हो गया है, और मेरा फिर दूसरा आएगा हाइपरटेंशन, यानी यकदम वो कहेंगे ब्लड प्रेशर हाई हो गया। यानी कभी उनका कम हो जाएगा, कभी हाई हो जाएगा। यानी वो जो उनका रा सिस्टम है, या जो आप कह सकते हैं ब्लड प्रेशर का मैकेनिज्म है नॉर्मल रखने का, वो डिस्टर्ब हो जाता है। यकदम शदीद गुस्सा आ जाएगा, लड़ना शुरू कर देंगे, घरों में आफत मचा देंगे, और यकदम आप देखेंगे कि वो हैरान हो जाएंगे कि वो कहेंगे कि हमारा अब लो हो गया, हमें किसी तरह की ऐसी मेडिसिन खिलाई जाए कि हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल हो सके। नेक्स्ट वन इज द एलर्जिक रिएक्शन। ऐसे लोग जो इस्तेमाल करते हैं थ्रोम्बोलिटिक मेडिसिन, उनके जिस्म पर किसी ना किसी जगह पर कभी धब्बे पड़ जाएंगे, कभी निशान पड़ जाएंगे, एलर्जिक रिएक्शन आते हैं, स्किन इन्फेक्शन उनमें ज्यादा रहते हैं। और अक्सर अमूमन जो शिकायत रहती है कि वो जब उठते हैं सुबह तो उनके जिस्म के कहीं किसी किसी हिस्से पर रेड से रैशेस पड़े होते हैं, क्या जी। और जब भी किसी के पास जाते हैं तो वो ये एक ही उनको एक्सक्यूज देते हैं कि यार ये जो दवाइयां आप इस्तेमाल कर रहे हैं इनकी तासीर बड़ी गर्म है, तो आप इनको क्या करोगे, इनको बस करते रहो, तासीर इनकी गर्म है। हालांकि वो तासीर गर्म तो आप वो अलग एक बात है, लेकिन वो उसका साइड इफेक्ट है, वो उस एलोपैथिक थ्रोम्बोलिटिक मेडिसिन का साइड इफेक्ट है कि जो रैशेस की सूरत में आ रहा है, एलर्जिक रिएक्शन की सूरत में आ रहा है। उसके बाद अगर आप बात करें थ्रोम्बोलिटिक मेडिसिन का, एक और इफेक्ट है कि नौजिया हो जाता है लोगों को, वोमिटिंग आती है, उनकी डाइजेशन सही नहीं रहती, अक्सर उनको ये होता है कि उनको कॉन्स्टिपेशन रहती है, या फिर डायरिया हो जाता है। सो द जीआईटी फंक्शंस आर डिस्टर्ब मल्टीपल टाइम्स। उसके बाद एक बड़ी खतरनाक चीज मैं समझता हूँ, बड़ी लीथल चीज है, वो है कि कार्डियक एरिथमियाज। यानी उनको अक्सर जरूरत पेश आती है रात के वक्त, एकदम तबीयत खराब होगी, दिन के वक्त होगी, और घर वालों को हमेशा ये परेशानी रहती है कि इनको हॉस्पिटल ले जाए। कार्डियक एरिथमिया, इट मींस द ब्रेडिकार्डिया, द ट्रैकिकार्डिया। यानी क्या हुआ, कभी रहते हैं कि यार इसको कुछ हो ना जाए, लेकिन आप क्या करें, थ्रोम्बोलिटिक मेडिसिन डॉक्टर साहब के पास जा रहे हैं, डॉक्टर साहब दे जा रहे हैं, और जरूरत इस समझ की है कि हमें नई हर्बल ड्रग्स बनानी चाहिए। जो सबसे अहम पॉइंट है वो बताने लगा हूं, सब लोग गौर से सुनिएगा कि क्या वजह कि अब हमें
इन थ्रोम्बोलिटिक मेडिसिन से जान छुड़वा लेनी चाहिए। अच्छा जी, मैंने मेडिकल स्टोर्स या इधर उधर फार्मेसी से जो डाटा कलेक्ट किया है इनकी कीमत का, तो आप पहले पाकिस्तान का अंदाजा लगा लें। 22 करोड़ की आबादी है। जो एवरेज इनकम है एनुअल पाकिस्तान में एक शहरी की, वो बनती है एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक $1629 पर एनम। इसको अगर कन्वर्ट किया जाए 185 के साथ, तो पाकिस्तान के ये पैसे बनते हैं 2,91,000 रुपए सालाना। यानी एक आम शहरी पाकिस्तान का 22 करोड़ को अगर एवरेज उनकी निकाली जाए, एक आम शहरी जिसकी तनख्वाह 21,000 रुपया, 22,000 रुपया, 25,000 रुपया है, वो साल में कमाता है 2,92,110 रुपए। अब 2,92,110 रुपए वो कमा रहा है साल में। अगर उसको हो गई है क्लॉटिंग, या अगर उसको थ्रोम्बोसिस हो गया है, या थ्रोम्बो एम्बोलिक डिसऑर्डर हो गया है, वो चला जाता है डॉक्टर साहब के पास। डॉक्टर साहब उसे कहते हैं जी स्ट्रेप्टोकाइनेज खाओ, यूरोकाइनेज खाओ, लेप्टेज खाओ। क्या उसका रेट है? स्ट्रेप्टोकाइनेज जो मार्केट में पाई जा रही है उसका ब्रांड नेम है कैबिकाइनेज। ठीक है जी। अब कैबिकाइनेज की जो प्राइस है एक इंजेक्शन की, वो 5,765 रुपए है। ठीक है जी, 5,765 रुपए। दूसरे नंबर पर इसका ब्रांड नेम जो हाई नून लेबोरेटरी वाले बनाते हैं वो है यूनिटी काइनेज। तो यूनिटी काइनेज की जो प्राइस है, यूनिटी काइनेज द सेकंड ब्रांड नेम ऑफ स्ट्रेप्टोकाइनेज, इसकी प्राइस मार्केट में चल रही है 4,370 रुपए। यानी एक ऐसा मुल्क जिसमें एक बंदे की आमदन कम से कम मजदूर की तनख्वाह 21,000 है और सालाना आमदनी 2,91,000 है, उसमें एक इंजेक्शन स्ट्रेप्टोकाइनेज का 5,765 रुपए का है, और उसी ब्रांड नेम की जो कम से कम मेडिसिन है वो है 4,370 रुपए की। अब अगर डॉक्टर कहता है कि स्ट्रेप्टोकाइनेज आपने नहीं खानी, आपने खानी है यूरोकाइनेज, तो यूरोकाइनेज अगर वो इस्तेमाल करता है तो उसका ब्रांड नेम जो पाया जाता है पाकिस्तान में मिशन फार्मा के नाम से, उसका नाम है यूरोफिक्स। यूरोफिक्स का रेट है जी 2,300 रुपया, यानी 2300 रुपए की वो पड़ती है एक सिंगल इंजेक्शन। अंदाजा लगाते जाएं कि हाउ द ड्रग माफिया इज अफेक्टिंग आवर इकोनॉमिकल situation in Pakistan. The poor people are suffering, the drugs are expensive, and they are producing the side effects. On the other hand, they are not treating the patients as well as they are just exploiting the economical situation in Pakistan. They are much expensive. The poor people cannot afford them. But what we can do when the alternative medicine is not present for the thromboembolic disorders. So my topic is to create the awareness among the people in Pakistan that we should move towards the alternative medicine to tackle, to fight against the thromboembolic disorders. We can use the alternative natural herbal drugs as compared to the expensive, the useless allopathic drugs that are much expensive, like they are of the 5,000 per one injection, the 4,000 per one injection. So the next category is the urokinase. The brand name is Eurofix, and it is made by the Mission Pharma, and its price is 2,306. एल्टेप्लेज की प्राइस मैंने जो निकाली है, एक थ्रोम्बोलिटिक ड्रग है, तो वो बनती है, आप अंदाजा लगाएं, आप कहेंगे 5,000, 10,000, 20,000, नहीं, 25 भी नहीं, 30,000 भी नहीं, 35,000 भी नहीं, उसकी कम से कम प्राइस है एक सिंगल इंजेक्शन की एल्टेप्लेज की 42,500 रुपया। जी हाँ, एक ऐसा मुल्क जिसमें पर मंथ मजदूर की तनख्वाह 21,000 है, उसमें एक इंजेक्शन की प्राइस 42,500 है। इससे ऊपर चलते हैं, अभी आगे देखिए, रिटेप्लेज की जो प्राइस है मार्केट वो है 75,000 पाकिस्तानी रुपीस, 75,000 रुपए का एक इंजेक्शन। और टेप्लेज जो मेटालेज के फॉर्म में आता है उसकी प्राइस है 48,000। यानी अगर आप हर्बल मेडिसिन की खूबी देखें, अल्टरनेटिव मेडिसिन की खूबी देखें,
They are cheap, they are easily available, they are present in all over the world. You know, the majority of the people believe in herbal medicine, but on the other hand, the allopathic, the manufactured, the chemical synthetic drugs are too much expensive. Like they are of the 75,000 per one injection, 42,000 per one injection for one injection, the 5,000, the 4,000. And and in a country where a poor people, a person earns $1629 per annum, it means 1629 dollars per year is the average income in Pakistan according to the latest report of Express Tribune. Whenever you convert these figures in Pakistan rupees, so it is about 2,91,100 rupees. 2,91,102 रुपए एवरेज आमदन है, $1629 पर इनकम उनकी है, एनुअल इनकम है। लेकिन ये थ्रोम्बोलिटिक ड्रग्स की प्राइस 75,000 है, 42,000 है, 48,000 है, या 2300 है, या 4300 है, ये 57,000। ये एक मंथ की नहीं है, ये 2 मंथ की नहीं है, ये 1 साल की नहीं है। दिस इज द प्राइस ऑफ a single injection. So you can understand the situation in Pakistan, how the drug mafia, how the people are suffering from the expensive drugs. Now move toward our now what is herbal medicine? Why we should prefer the herbal medicine? Why we should use the Eastern medicine? If you know, the herbal medicine is divided into the three things. The first one is the herb, that any part of the herbal plant, medicinal plant, that is used as the medicine. The second thing is the herb product that can be used as the alternative medicine. The third thing is the herb formulation. The sources of the natural medicine are the microorganism. We can prepare the natural medicine from the fungus, as we prepare the antibiotics, the cephalosporins, the penicillium, a long list of the antibiotics that is prepared from the natural source. The second source of the natural medicine is the animals. We can prepare a lot of drugs from the animal source. The third source is the botanical origin. We can prepare a lot of drugs from the plants. And the last source is the minerals. We can prepare the herbal drugs from the minerals. What is the importance of herbal medicine system in the world? You know, in Korea, in Japan, in China, the people use the Orient medicine system that uses the traditional system. And in China, it is called traditional Chinese medicine. In Iran, it is called traditional medicine system. In Islamic countries, it is called Tibbe-Islami, the traditional system of treating the diseases by using the medicine. Herbal medicine. In Pakistan, it is called Eastern medicine as well as the Unani medicine. In India, it is called Ayurvedic medicine. According to research, 25 to 40 pharmaceutical drugs are from the plant source. यानी 25 से 40% जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज की प्रोडक्ट्स हैं, उनका सोर्स प्लांट्स है। यानी आप अंदाजा लगाएं कि प्लांट का नाम है पेपावर सोमनीफेरन, और इसमें से ड्रग बनाई जा रही है मॉर्फिन, और उसे एनाल्जेसिक के तौर पर यूज किया जा रहा है। अब प्लांट का किसी को पता भी नहीं है कि सोमनीफेरन में से मॉर्फिन बनाई जा रही है। प्लांट का नाम है टैक्सिस ब्रेविफोलिया, और उसमें से क्या बनाया जा रहा है? पैक्लीटेक्सल, एंटी ट्यूमर ड्रग है, 75,000 का एक टीका है। इसी तरह विनक्रिस्टीन, विनब्लास्टीन, ये दोनों ड्रग्स बनाई जा रही हैं। दे आर आल्सो द एंटी कैंसर ड्रग, और वो भी थाउजेंड्स की हैं, लेकिन प्लांट का जिक्र नहीं आता। डिजिटॉक्सिन, प्लांट्स नेम इज डिजिटेलस, और वो बड़ा बेहतरीन कार्डियोटॉनिक है, वो इस्तेमाल किया जा रहा है, और वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री धड़ाधड़ उसे तैयार करी जा रही है। लोगों को पता भी नहीं है कि इसका सोर्स क्या है। यानी 40% तक जो प्रोडक्ट्स हैं फार्मास्यूटिकल, उनका तो ओरिजिन ही प्लांट्स है। और एट्रोपिन बेलाडोना बड़ा जबरदस्त जो है, वो एंटी स्पाज्मोडिक है, कार्डिक इश्यूज में इसको इस्तेमाल करते हैं। आईसीयू की बड़ी बेहतरीन दवा है ये।
एट्रोपिन, बेलाडोना। अब अगर बात की जाए तो 7000 मेडिकल कंपाउंड्स जो हैं वो मॉडर्न फार्माकोपिया में यूज हो रहे हैं, और उनको किन से हासिल किया गया है? प्लांट से। 7000, यानी इसी तरह के सारे कंपाउंड्स। मैंने बताया कि हर्बल मेडिसिन के 3 हिस्से हैं। एक हर्ब है जिसको प्लांट का डायरेक्ट पार्ट ले लिया जाता है, यानी मैं पत्ता ले लूं प्लांट का और उसे इस्तेमाल करूं। दूसरा क्या है? उसकी कोई प्रोडक्ट, यानी उस प्लांट में से निकलने वाला कुछ मेटाबोलाइट, यानी रेजन्स, वोलाटाइल ऑयल्स, एसेंशियल ऑयल्स, उसका जूस, उसकी गम, ये होगी हर्ब की प्रोडक्ट। ये भी एक हर्बल मेडिसिन है। और तीसरी कैटेगरी थी जब मैं उस हर्ब की कोई फार्मूलेशन तैयार कर दूं, यानी कोई कंपाउंड ड्रग कर दूं, ऑल दीज थिंग्स विल बी कॉल्ड द हर्बल मेडिसिन। अच्छा, तो 7000 मेडिकल मॉडर्न फार्माकोपिया में उनको प्लांट से ड्राइव किया गया है। अब आप समझें कि इतनी बड़ी हर्बल इंडस्ट्री है कि उसका जो सालाना बजट है, जो तखमीना लागत है, पूरी दुनिया में 195 मुल्क हैं, 7 बरे आजम हैं, तो आपके ख्याल में कितनी हर्बल मेडिसिन यूज होती होगी? तो उसका कमोबेश अंदाजा ये है कि 70 अरब अमेरिकन डॉलर, 70 अरब अमेरिकन डॉलर, यानी इसके अंदर इसकी जो है वो खरीदो फरोख्त होती है 70 बिलियन यूएस डॉलर। ये टोटल उसकी हर्बल मेडिसिन की पूरी सालाना दुनिया में खरीदो फरोख्त है। अब इसमें मसला क्या आ रहा है? हर्बल मेडिसिन में सिडेटिव्स भी बड़े कमाल हैं, एनाल्जेसिक्स भी बड़े कमाल हैं, ठीक है जी, ट्रैंक्विलाइजर्स भी बड़े कमाल हैं, एंटीऑक्सीडेंट तो हैं ही बहुत कमाल। लेकिन व्हेन you look at the another category, when you look at the pharmacological activity as the thrombolysis, then I don't believe that any botanist, any herbal medicine practitioner will know at least 10 plants who act as the thrombolytics. So there is a huge gap between the knowledge about the thrombolytic drugs. तो मैंने जो जाती तौर पर काम किया एक लास्ट ईयर सर अकरम की सुपरविजन में, तो वो क्या था, थोड़ा सा वो मैं शेयर करता हूँ, आप लोगों के लिए भी बड़ा मुफीद होगा। मेरी जो थीसिस की टॉपिक था वो था थ्रोम्बोलिटिक एक्टिविटी ऑफ फाइलेंथिस एम्बलिका। अब फाइलेंथिस एम्बलिका इज कॉल्ड आंवला, इंडियन गूसबेरी भी इसे कहते हैं, इसे आंवला भी कहते हैं, यानी ये क्या है? आंवला जिसे आप आम देखते हैं, ठीक है जी। तो इसकी जो फैमिली है उसका नाम है यूफोर्बिएसी, और इसकी हमने जो चेक करनी थी वो थ्रोम्बोलिटिक एक्टिविटी करनी थी, और हमने इसका मेथानोलिक एक्सट्रैक्ट प्रिपेयर किया, और इसको जब हमने स्टडी किया तो इसका जो कलर है ग्रीन सा, और छोटा सा पौधा होता है, उसके ऊपर गोल से प्लांट्स के ऊपर फ्रूट लगते हैं, उनको वॉश आउट किया, उनको आप पाउडर में ड्राई करते हैं, फिर पाउडर बना के उसका मेथानोलिक एक्सट्रैक्ट प्रिपेयर करते हैं, और फिर उसको स्टोर करके उसकी एक्टिविटी चेक करते हैं। और इसके फिर अंदर हमने क्या किया, हमने 3 कैटेगरीज बनाई 3 एक्सट्रैक्ट की। तो पहला था T1, उसको नाम दिया T2 और T3। तो 3 कैटेगरीज के साथ 3 हमने सैंपल लिए वीनस ब्लड के फ्रेश। तो तीनों ब्लड क्लॉटिंग्स को जब टेस्ट किया गया आंवला के एक्सट्रैक्ट के साथ, मेथानोलिक एक्सट्रैक्ट के साथ, तो हम खुद हैरान हो गए कि आंवला ने बड़ी जबरदस्त थ्रोम्बोलिटिक एक्टिविटी दिखाई। वो रिजल्ट कुछ इस तरह थे कि हमने जो पहला सैंपल बनाया वो था T1 और वो 15 mg/dl का था। उसका रिजल्ट आया कि उसने 11.7% जो है वो दिखाई एक्टिविटी थ्रोम्बोलाइसिस। तो दूसरी जो सैंपल था वो T2 था, वो था 15 की बजाय हमने उसको डबल किया, दैट वाज 30 mg/डेसीलीटर। उसने 13.9% एक्टिविटी थ्रोम्बोलिटिक। और तीसरा हमने जो क्लास बनाई थी वो थी T3, हमने उसको नाम दिया, और उसमें हमने जो वीनस ब्लड लिया उसके साथ जो बनाई कि हमने T3 में 45 mg/डेसीलीटर किया।
यानी कि जिस जिस तरह हम डोज बढ़ाते गए एक्सट्रैक्ट की भी ब्लड की भी, उसी ट्रेंड के साथ उसकी एक्टिविटी बढ़ती गई। यानी इसका मतलब है कि आंवला के अंदर जो उसके एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, यानी एम्बलिसिन ए और एम्बलिसिन बी और फाइल एम्बलिसिन, और तीसरा जो सबसे अहम है जो उसको सिट्रस बनाता है, एस्कॉर्बिक एसिड, ये चारों उसकी थ्रोम्बोलिटिक एक्टिविटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। और बड़ा हमारा कामयाब ये रिसर्च रही। तो जब आंवला एक आम पाया जाने वाला पौधा थ्रोम्बोलिसिस के लिए यूज हो सकता है, और यही वजह है कि जब आप हर्बल मेडिसिन की तरफ जाते हैं तो अतरीफल, अगर आप बात करते हैं, अतरीफल क्या है, ये लफ्ज है माखूज त्रिफल से, यानी 3 फलों का मजमुआ। आंवला, हरड़ और बहीड़ा, जो हुक्मा ज़राअत हैं वो यकीनन मेरी बात की तईद करेंगे कि इन 3 चीजों का मजमुआ है, और वो बड़ी जबरदस्त एक्टिविटीज शो करवाता है, क्योंकि आंवला इज अ होलिस्टिक मेडिसिन इन आयुर्वेदिक मेडिसिन। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद अगर आप बात करें कि हमें किन किन वजूहात की बुनियाद पर हमें ये चाहिए थ्रोम्बोलिटिक ड्रग, तो पहली वजह है कि हमने साइड इफेक्ट्स जो हैं वो उनसे बचना है, जो एलोपैथिक ड्रग्स हैं उनसे बचना है। ठीक है जी। दूसरे नंबर पर बहुत ज्यादा जरूरत है कि नए से नए थ्रोम्बोलिटिक प्लांट्स के ऊपर काम किया जाए ताकि हम अल्टरनेटिव मेडिसिन की तरफ जाएं। तीसरे नंबर पर इसकी वजह यह है कि जो हर्बल मेडिसिन है उनके साइड इफेक्ट्स कम होते हैं कंपैरेटिवली एलोपैथिक ड्रग्स के। और चौथी जो सबसे अहम वजह है कि अगर आप अल्टरनेटिव मेडिसिन की तरफ मूव करते हैं, जितने भी हार्ट के पेशेंट हैं, जितने भी थ्रोम्बोएम्बोलिक डिसऑर्डर्स के पेशेंट हैं, तो उसका फायदा ये होगा कि उनको इकोनॉमिकल फायदा बड़ा होगा। यानी आप आंवला का ही अगर बात करें या किसी और प्लांट की बात करें जिनके ऊपर आप ये देख सकते हैं कि उनकी थ्रोम्बोलिटिक एक्टिविटी है, तो वो कितने एक्सपेंसिव हो सकते हैं, 1000 के हो जाएंगे, 2000 के हो जाएंगे। लेकिन अगर एलोपैथिक थ्रोम्बोलिटिक मेडिसिन की बात करें तो वो तो उनका एक इंजेक्शन 75,000 रुपए का है, और वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है एज कम्पेयर टू अल्टरनेटिव मेडिसिन। तो इस तरह से हमें बहुत ज्यादा इस चीज की जरूरत है कि हम अल्टरनेटिव मेडिसिन की तरफ मूव करें, और जो एलोपैथिक थ्रोम्बोलिटिक मेडिसिन है उसकी बजाय हर्बल मेडिसिन को फरोग दें। जी जी, एनी क्वेश्चन? ऐसा आपका खत्म हो गया? तो अब पार्टिसिपेंट से जी है कि आप क्वेश्चन करना चाहता है तो आप करें सर क्वेश्चन। जी सर, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम डॉक्टर वरहमतुल्लाह। खान साहब। माशाल्लाह सर जी, आपने बहुत आला काम किया, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दें। बहुत अच्छा आपने डिलीवर किया और बड़ी खुशी हुई। तो उसमें ये है सर जी, जो आपने बताया ना कि उसका जो 45 mg पर डेसीलीटर आपने दिया, उसमें आपने परसेंटेज नहीं बताई कि उसकी क्या परसेंटेज रही। 45 mg पर डेसीलीटर पे कितने परसेंट उसने वर्क किया? जी मैं बताता हूँ। इसमें जी भाईजान ये ट्रेंड रहा कि जैसे जैसे हम जो आंवला एक्सट्रैक्ट है उसकी वैल्यू बढ़ाते गए, उसी उसी तरह से उसी सैंपल पर वीनस सैंपल पर, ब्लड सैंपल पर उसकी एक्टिविटी बढ़ती गई। यानी हमने 3 कैटेगरीज बनाई। तो जब हमने कम तादाद में यूज किया आंवला तो उसकी एक्टिविटी आई 11%। जब हमने उससे डबल किया तो फिर आई 13%, और जब हमने 3 गुना किया तो फिर 16% आई। यानी वेन एवर वी इंक्रीज द अमाउंट एंड क्वांटिटी ऑफ एक्सट्रैक्ट ऑफ आंवला, ऑन द अदर हैंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनली तौर पर उसकी एफिकेसी भी थ्रोम्बोलाइसिस के तौर पर इंक्रीज हुई। बिल्कुल ठीक है, जज़ाकल्लाह। सर जी मुझे ये बताएं कि वो जो आपने वीनस ब्लड लिया, जी उसको आपने वाइल्ड में क्लॉटेड ब्लड के ऊपर चेक किया या फ्रेश ब्लड के ऊपर? नहीं, उसमें हमने उसकी क्लॉटेड पर किया था। बिल्कुल ठीक है। तो क्लॉटेड ब्लड के ऊपर जब दवाई ये डाली गई तो उससे वो जो है उसकी जो क्लॉट्स थे वो तो डिजॉल्व हुए। जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, जज़ाकल्लाह सर। किसी और दवा के ऊपर थैंक भी है आपका काम एंटी कोएगुलेंट के तौर पर?
नहीं सर, मैंने फिलहाल फाइलेंथ असेंबली का एक ही प्लांट पर किया है और यही बड़ा सक्सेसफुल रहा। किसी और पर ड्रग पर मैंने अभी तक नहीं किया। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक ये डॉक्टर जी। साहब मुझे आप लगता है कि दो बंदे बोल रहे हैं, वो उस बंदे को मौका दें जो पीछे बोल रहा है ना, वो डायरेक्ट भी क्वेश्चन करे। जी बिल्कुल ठीक है। यानी आप दो लोग बैठे हैं ना, तो वो जो दूसरा, तो उसको भी इजाजत है, कोई ममनू नहीं है, वो खुद भी कर सकता है। यानी जी, क्वेश्चन एनी कोई भी अदर कर सकता क्वेश्चन? है। ओपन जो है ये, हम ये फोरम जो है ना ओपन है सबके लिए। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये था कि जिस तरह आपने एलोपैथी की मेडिसिन के कुछ नाम बताए ना, जैसे स्ट्रेप्टोकाइनेज, इस तरह ऐसे कोई जो हमारी हर्बल के जो रेडीमेड हम मतलब कहीं से ले सके, उनके भी एक तो नाम बता दें अगर मतलब आपके इल्म में है तो। और दूसरा आपने बताया कि आंवला एक्सट्रैक्ट जो है वो इसके लिए यूज होता है, तो काइंडली हमें दोबारा से एक दफा रिपीट कर दे कि उसका एक्सट्रैक्ट निकालना कैसे, बनाना कैसे, उसको कैसे यूज करवाना है। ये दो चीजें। जी हाँ, पहली बात तो ये है कि जो हमारा टॉपिक है, अगर आप उसको दोबारा देखें तो नीड ऑफ न्यू थ्रोम्बोलिटिक ड्रग्स, तो अनफॉर्चुनेटली मैंने यही एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि जो हमारे फार्माकोलॉजिकल एक्शंस हैं, मटीरिया मेडिका, फार्माकोग्नोसी और फॉर्मल मेडिसिन, उसने सारा फोकस हर किस्म की एक्टिविटी पर किया है, लेकिन सबसे ज्यादा जो गुंजाइश है अभी तक वो थ्रोम्बोलाइसिस पर है। तो ऐसी कोई खास थ्रोम्बोलिटिक मेडिसिन नहीं बनाई जा सकी जो मेरे इल्म में हो कि वो तैयार हुई है, चाहे वो कंपाउंड ड्रग हो या चाहे सोलो हो। तो इस चीज की बहुत ज्यादा जरूरत है कि अब रिसर्च का फोकस जो है वो इस तरफ मोड़ा जाए कि कितनी ऐसी ड्रग्स हैं, कितने ऐसे मेडिसिन प्लांट्स हैं। यानी अगर आपको मैं प्लांट्स का डाटा दूं तो तकरीबन 50,000 से 80,000 मेडिसिनल प्लांट इस वक्त दुनिया में इस्तेमाल होता है, और ये अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड वाइल्ड लाइफ। इन 50,000 और 80,000 में से बहुत कम मेडिसिन ऐसी तैयार की गई है या रिसर्च की गई है या इनोवेटिवली तौर पर उनको बताया गया है कि इनकी थ्रोम्बोलिटिक एक्टिविटी हो। तो जो मैंने एक काम किया वो आंवला पर किया और सक्सेसफुली मैंने उसको प्रूव किया कि वो तैयार हो सकता है इस चीज के लिए। अब उसके मुरक्कबात तैयार हो सकते हैं, उसकी फार्मुलेशन तैयार हो सकती हैं, उसके कंपाउंड ड्रग्स तैयार हो सकते हैं। इवन अगर उसको सोलो भी खाएं तो उसके बड़े जबरदस्त इफेक्ट आते हैं। सोलो आप उसको किस तरह से खा सकते हैं, पुराने दौर में मैंने नोट किया था, ये जब मैं रिसर्च कर रहा था, कि घरों में उसका बाकायदा तौर पर पिकल या जैम या उसका जो मुरब्बा होता है वो इस्तेमाल होता था, और पीपल वर क्वाइट हेल्दी, वो उसके इफेक्ट्स लेते थे और वो बड़ा बेहतरीन उनको रिजल्ट देता था। जी, लेकिन ऐसा नहीं, डॉक्टर कोई साहब इसमें जो कंपाउंड है ड्रग या कोई। ये डॉक्टर साहब आप जो बता रहे हैं ना मेडिसिनल प्लांट्स का, तो जी जी ये डॉक्टर फुरकान साहब बता सकते हैं कि शायद उसके बाद जो है वो अदरक, और इसके एक खास है जो कि कार्डियक पेशेंट के लिए दिया जाता है, तो यकीनन उसका थ्रोम्बोलाइटिक इफेक्ट तो होगा। तो उसके मुख्तलिफ नामों से वो भी मार्केट के अंदर है। या अब तो समीर साहब जो है वो मार्केट के अंदर जो चीज़ें अवेलेबल हैं ऐसी कंपाउंड ड्रग्स, तो उसके बारे में बता दें जो कार्डियो प्रोटेक्टिव हों या कार्डियक पेशेंट जो है इस्तेमाल कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। लेकिन वैसे एक बात है कि जो आपने अभी नाम लिए हैं, अदरक है, लहसुन है, या लेमन है, नींबू हैगा, या हल्दी है, इनके ऊपर है मतलब अभी तक ये चीजें जो हैं कोई एक्सेसिव क्या कहना चाहिए कि हम इसको उस तरह इस्तेमाल कर नहीं रहे हैं, या ये कि आपके पास इतना मरीज नहीं टिकता, किसी के पास एक एक दो दो ही मरीज होंगे। लेकिन जो आप लोग काम कर रहे हैं ये एक बड़ा काम है और बाकायदा साइंटिफिक उसूल के ऊपर अमल हो रहा है, तो इंशाल्लाह कोई ना कोई है। लेकिन चीजें तो बहरहाल इसी किस्म की चीजें हैं। आंवला, लेकिन मैं आंवले का एक चीज पूछना चाह रहा था कि अगर इसको लॉन्ग टर्म इस्तेमाल कराएं, मतलब आंवले की हर बहेड़ा आंवला या त्रिफला जो है, अगर हम इसकी टैबलेट बना के 3 महीने 6 महीने इस्तेमाल कराएं, तो आपका क्या ख्याल है कि इससे ज्यादा परसेंटेज में फायदा होना चाहिए? क्योंकि आप लोगों ने तो एक या दो दफा ही उसको किया होगा ना, या कई महीने तक इसको इस्तेमाल करके देखा है कुछ, थोड़ा सा इस बारे में गाइड करेंगे? जी हाँ, बिल्कुल। अगर इसको लॉन्ग टर्म यूज किया जाए तो आपको पता है कि जो इस तरह की नेचुरल मेडिसिन होती है वो ना सिर्फ हीलिंग इफेक्ट देती है अपना, बल्कि मुख्तलिफ बीमारियों से बचाती भी है।
तो अगर आप इसके मोड ऑफ एक्शंस को अगर आप स्टडी करें तो इसके मल्टीपल्स हैं, यानी ये एंटी डायबिटिक भी है, हेयर फॉल के लिए भी यूज होता है, एलोपेशिया के लिए भी यूज होता है, ये लैक्सेटिव भी है, ये कार्डियोस्टिमुलेंट भी है, और इसके मल्टीपल इफेक्ट हैं। तो अगर आप लॉन्ग टर्म यूज करते हैं तो आपको ना सिर्फ इसके एंटी ट्यूमर इफेक्ट आएंगे, एंटी कैंसर इफेक्ट आएंगे, बल्कि आपको थ्रोम्बोलाइटिक इफेक्ट भी इसके आ सकते हैं। विटामिन सी भी नहीं, वो बहुत बात होता है ये इसमें। बच्ची भी बता रही है कि यानी कि गार्लिक और लेमन इस्तेमाल होता है या इम्यूनिटी बूस्टर जो है वो इस्तेमाल किए जा सकते हैं। बेसिकली ये है कि हमदर्द है, करशी है या बाकी दवाखाने हैं, तो क्या कोई ऐसे कंपाउंड ड्रग्स वो बना रही हैं जो क्लेम करते हैं कि ये थ्रोम्बोलाइटिक है? तो बात ये हो रही है, यानी कि मुख्तलिफ मेडिसिनल प्लांट्स को मिलाकर तो इस्तेमाल किया जा रहा है। हम क्लेम कर सकते हैं कि ये मेडिसिन जो है इसके लिए इस्तेमाल हो सकती है। मेरा ख्याल है हमदर्द कोई ऐसा बना नहीं रहा कंपाउंड के अंदर, तो मेरा नहीं ख्याल है खास तौर से कुछ होगा। अलग अलग है, लहसुन के ऊपर कोई दवा इनकी है, बाकी चीजें हैं, लेकिन वो कंपाउंड है, लेकिन शायद इसमें नहीं है इस तरह का। प्याज के ऊपर है, माजून प्याज भी आती है, लहसुन को और हम क्या कहते हैं उसके नाम से वो भी आ रही है उनकी एक दवा है, गार्लिना है ना, तो गार्लिक ऐसे कुछ करके है, एक और है ये सुरूज रहमान बता रही है गार्लिना है। गार्लिना है, लेकिन डॉक्टर साहब माजरत के साथ इनको शायद खुद भी आइडिया नहीं है इस गार्लिना के रिजल्ट का। कोई अगर ये वैसे कोई हकीम ये बताए या कुछ है डॉक्टर कि वो ये कहे कि हाँ जी मैंने एक मरीज को इस्तेमाल कराई, 2 कराई और 10 कराई और इतना अच्छा रिजल्ट आया, मेरा नहीं ख्याल से कोई होगा। ये मकसूद साहब जो है ना ये इस्तेमाल करते हैं हमदर्द की मेडिसिन ना, तो ये बता रहे हैं गार्लिना करवाया है। अगर चांस मिले तो मैं थोड़ी सी वजह चाहूँ। जी 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 डॉक्टर साहब मैं बात कर सकता हूँ? जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वो तो मैंने ये कंपाउंड जी मैंने कंपाउंड इस्तेमाल करवाया और बहुत इसके बेहतरीन रिजल्ट्स मिले हैं और बहुत कम वक्त में अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। ये कंपाउंड मैं डॉक्टर साहब से इजाज़त से बात करना चाहूँगा। कंपाउंड जो था वो ये था कि सना मक्खी, अजवाइन, सौंफ, ये रात को भिगोया गया 2 तूरी लहसुन के साथ, और सुबह मैंने हार्पेट इस्तेमाल करवाया पिसवा के आधा कप पानी के साथ। तो इसके हैरत अंगेज रिजल्ट्स मिले और 30 दिन के अंदर जो लेवल थे, जो भी ब्लड रिपोर्ट थी, वो भी बहुत ज्यादा उनमें फर्क देखने को मिला था। तो डॉक्टर साहब से मैं ये कहना चाहूंगा कि इसको अपना एक्सपेरिमेंट जो है वो साइंटिफिकली जैसे उन्होंने किया है, तो ये भी एक जैसा वो कह रहे थे कि भाई एक कंपाउंड या जो भी सोल मेडिसिन है उसको बताया जाए, तो इस पर मेरा बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट रहा है। इसको साइंटिफिकली प्रूवन की तरफ जाते एक बात सर, कैन यू रिपीट ऑल द अजवाइन? मेरा ख्याल है कि आप पहले एक डाटा तो बना लें कि कितने मरीज थे या क्या था, 50 मरीज थे, 100 मरीज थे, उनकी कोई हाइट वेट चीज ये, उसके साथ क्या वो डॉक्टर भी कोई इस्तेमाल कर रहे थे, उनके कार्डियक पेशेंट थे, लिपिड प्रोफाइल की क्या सूरत हाल थी, सारी चीजें अगर हो डाटा था ना तो फिर और भी मजा आएगा अपने काम करने में। सिर्फ ये कह देना कि जी मैंने ये काम किया था और मेरे मरीजों में बहुत अच्छा दर्द था, कितने मरीज थे ये कोई थोड़ा सा आइडिया होगा, और किस एज के मरीज थे कि जिनको ये फायदे पहुंचेंगे। अच्छा जी, उसका कोई बाकायदा डेटा तो नहीं है सर। मैं नेक्स्ट उसका डेटा भी बिल्कुल आपसे शेयर कर सकता हूँ, तमाम टेस्ट के हवाले से, एज के साथ भी। और अगर जनरली मैं बात करूँ तो उसमें कार्डियक भी रिकवर हुए हैं, डायबिटीज के भी रिकवर हुए हैं, और लॉस फैट लॉस के पेशेंट जो है उनमें बड़ा फाका हुआ है, वेट लॉस के जो पेशेंट्स हैं उनको बड़ा फाका हुआ है इस चीज से। अच्छा, मैं ये सना मक्खी का हाल, हाँ बोले इसका एक फॉर्मूला एक्सट्रैक्ट जो है उसके क्या पैरामीटर्स हैं कि किसी भी हर्ब को हम जब एक्सट्रैक्ट करें तो उसका एसेंस हमें मिल सके, उसका गौर मिल सके, इसके साइंटिफिकली क्या रेमेडी है? भी होगा ना कि आप एक्सट्रैक्ट कौन सा बनाया है? वो मौजूद डॉक्टर साहब जिन्होंने आंवला पे एक्सपेरिमेंट किया, मैं उनसे चाहूंगा कि जैसे आंवला है वो सूखा हुआ या फ्रेश आंवला, सूखा हुआ 1 kg ले लिया, कितना एक्सट्रैक्ट हासिल होगा, या उसे पीस के इस्तेमाल कर देना? एक्सट्रैक्ट कैसे हासिल कर सकते हैं साइंटिफिकली? सर टू बी ऑनेस्ट ये मैंने तो प्रिपेयर्ड एक्सट्रैक्ट पे किया था जी। प्रिपेयर्ड एक्सट्रैक्ट था मेथनॉलिक, उस पे किया जी सर। अच्छी बात, ठीक है।
अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। मैं तो सर नॉर्मल तो ये होता है कि आप जो है ना वो कोई भी मेडिसिन देते हैं उसको जो है पीस लेते हैं और उसके बाद जो है उसको इथेनॉल मिथेनॉल या किसी सॉल्वेंट में जो है वो डाल देते हैं और उसको स्टिर करते रहते हैं 72 आवर्स जो है वो कम अज कम टाइम है और उसके बाद जो है ना वो उसका सॉल्वेंट उड़ा देते हैं और बाकी जो बच जाता है वो एक्सट्रैक्ट कहलाता है। ये नॉर्मल तरीके तो यही है, तो इन्होंने प्रिपेयर्ड इस्तेमाल किया है। तो एक्सट्रैक्ट से ये है कि वो अगर वाटर हो तो वाटर सॉल्युबल कंपाउंड आएंगे, अगर इथेनॉलिक हो तो उसमें फिर जो है फैट सॉल्युबल कंपाउंड आएंगे। तो वो जो आप उनमें से चाहते हैं कि कौन से कंपाउंड जो है ना आपको उसकी ज़रूरत है किस तरह के एक्सट्रैक्ट बनाया जाता है, तो उसकी बजाय इसके कि पूरा आप उसके इस्तेमाल करें तो एक्सट्रैक्ट की एफिशिएंसी बेहतर होती है क्रूड ड्रग से। के हवाले से भी आज अगर वक्त कम हो तो नेक्स्ट किसी में प्लीज जरा इस पे अरेंज करवाइएगा कोई प्रोग्राम। सर ये आंवला एक्सट्रैक्ट की डोज क्या होगी जो देना है हमने? थैंक यू सर। ये सर आपने आंवला तो मेरा ख्याल है कि ये अलग अलग डोजेज होगी। जी जी ये 3 डोजेज सर मुख्तलिफ वो तो उन्होंने बताया एक्सपेरिमेंटल स्टडी में और है ना वो खुद ही उन्होंने पहले एक्सप्लेन कर दिया कि कितने जो है ना मिलीग्राम मैंने यूज किया, लेकिन नॉर्मल डोज जो है नॉर्मल डोज में सिंगल अगर ड्रग इस्तेमाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यानी सिर्फ आपका यूज करना है तो उसकी डोज पूछ रहे हैं जी नॉर्मल डोज पूछ रहे हैं। नॉर्मल डोज भाई रूटीन में डेली कितना यूज करवाया है? भाई अगर तिरफला है तो 3 से 5 ग्राम इस्तेमाल करें अगर बगैर एक्सट्रैक्ट की बात हो। नॉर्मली जो आप है आंवला और बहेड़ा आंवला अगर पीस के मिला लें तो 3 से 5 ग्राम से शुरू करें, लेकिन उसके बाद हर मरीज अलग अलग है। जैसे अभी उन्होंने सना मक्की वाला फार्मूला बताया ना भाई, अगर किसी को पेचिश लगी तो उसके साथ मसला खराब हो जाएगा, अगर किसी को कब्ज है तो उसको तो फायदा होगा। ये तो वही वाली बात बात दफा होती है। माजरत के साथ हम लोग से एलपी बहस कर रहे हैं, इसकी बात हो रही है। जैसे कोरोना के ऊपर था कि सबने सना मक्की पीना शुरू कर दी थी और बेचारे डायरिया, क्या कोरोना से तो नहीं मरे, डायरिया से मर गए। तो इसलिए सना मक्की को थोड़ा मोहतात होकर और इनकी हिस्ट्री लेनी पड़ेगी। मतलब हमने ये फार्मूला तो डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन आम स्टूडेंट्स को ये बात पता होनी चाहिए कि सना मक्की जो है वो दस्त आवर है या पेट खराब कर सकती है या मोशन लगा सकती है, इसलिए उसके डोजेज और ये वो सब है मरीज की हिस्ट्री के साथ देना पड़ेगा। ऐसे नहीं उसका कोलेस्ट्रॉल कम कर देना हमने सना मक्की दे दे के, वो बेचारा तो डिहाइड्रेट हो जाएगा। अच्छा नॉर्मली जो है हम लोग 3 से 5 ग्राम देते हैं कोई भी मेडिसिन है, लेकिन वो जब आप कंपाउंड फॉर्म में दे रहे हैं तो वो देखना पड़ेगा कॉम्बिनेशन क्या है। इंटरप्रेट ना किया जाए बात को, सिर्फ सना मक्की नहीं दी गई, उसकी डोजेज है बकायदा। वो उससे पर्सों में रब्ता करेंगे, पर्सों बता दूंगा। अभी जानना चाहेंगे अभी बता दूंगा कि कितनी डोजेज किस तरह से इस्तेमाल की गई। तो उसके बाद पेशेंट आपके अंडर ऑब्जर्वेशन होता है, डायरी की तरफ जा रहा होता है। तो डायरिया तो बहुत बात की बात है ना, पहले तो साल होगा, उससे जरा सा कुछ होगा तो फिर आप उसको ट्रीटमेंट चेंज भी कर सकते हैं, फर्दर भी कुछ दे भाई स्टूडेंट मसला है ना यूट्यूब पे होता है ना कि उन्होंने बता दिया, लेकिन मसला क्लियर साथ करनी पड़ जाती है। हर वेड़ आंवला में इस तरह मोशन नहीं लगेंगे, जैसे उन्होंने कहा ना, ठीक है कि वो थोड़ा सा पेट बाज़ दफा लोगों का नरम करता है, लेकिन तो वो में ऐसी कोई चीज नहीं है जो पेट खराब करता है। हेलो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डॉक्टर वफा अब्बास साहब से ये सवाल करना चाह रहा हूँ मैं कि आपने जो एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें आपने आंवला का एक्सट्रैक्ट लिया है, तो क्या उसके बाद ये एक्सपेरिमेंट किसी एनिमल के ऊपर भी किया गया, जिस तरह के रैट है, रैबिट है, डॉग है, क्या उसके ऊपर भी आपने कोई ऐसी कंडीशन पैदा करके थ्रोम्बस पैदा करने के बाद क्या ये आवाज आ रही मेरी? जी आवाज आ रही है असगर साहब। जी जी मेरा ये क्वेश्चन था कि ये क्या आपने किसी एनिमल के ऊपर भी एक्सपेरिमेंट किया है? तो मेरा ख्याल है कि वहां से हमें कोई डोज जो है ना उसका तयन और उसकी कंडीशन के एनिमल के ऊपर आपने किस फॉर्म के अंदर जो है वो इस्तेमाल किया, और अगर नहीं किया तो क्या उसके साथ हम इसको अगर करते हैं तो क्या रिजल्ट सेम रहेंगे या चेंज हो जाएंगे? इसलिए कि बॉडी के अंदर जाने के बाद जो स्टोमिक के अंदर और इंटेस्टाइन के अंदर जो कीमिया रिएक्शंस होंगे, तो क्या इफेक्ट इसके वैसे ही रहेंगे जैसा कि हमने एक टेस्ट ट्यूब के अंदर लेके उसके ऊपर जो है अप्लाई किया?
तो जरा इशू है। नो सर, मेरा जो फर्स्ट टारगेट था वो रिपीट ह्यूमन करें इसी लेक्चर को दोबारा, फिर मजीद जो है डिस्कशन इस पे की जा सकती है। आप क्या इस पर दोबारा खुद लेक्चर देना चाहते हैं? वालेकुम सलाम। डॉक्टर अकरम साहब, अभी चीजें रहती हैं जिसके ऊपर हम नहीं, मैं वही चाह रहा हूँ कि इसमें बहुत सारी। जी सर। अच्छा, वो क्या आप खुद एक्सप्लेन करना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि कोई और लेक्चर करवाया जाए हमारी तरफ से? आवाज आ रही है आपको? सर, हम दोबारा लेक्चर इस पर करवाएं या आप लोग खुद करेंगे इस पर लेक्चर? लगता है लेफ्ट कर गए। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट। जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि इनविट्रो स्टडी की है। वालेकुम सलाम जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सर, हम जो मार्केट में एलोपैथिक जो मेडिसिन है उनको जब हम कंपेयर करेंगे तो ह्यूमन बॉडी के ऊपर जो उनके रिजल्ट आ रहे हैं और जिस रिजल्ट की बेस के ऊपर वो 45,000 और 80,000 रुपया 70,000 रुपया ले रहे हैं, तो जब तक हम उस लेवल की मेडिसिन मार्केट में नहीं लाएंगे, ह्यूमन बॉडी के ऊपर उस तरह के ट्रायल नहीं पेश करेंगे, तो तब तक तो वो मार्केटिंग उनकी चलती रहेगी और वो राइट के ऊपर गिनी जाएगी। एक बंदा मर रहा है तो जाहिर है उसको कोई ना कोई चीज तो चाहिए, चाहे वो जितनी भी महंगी होगी। नो डाउट कि वो बहुत महंगी चीजें हैं, लेकिन जरूरत इस चीज की है कि ऐसी अद्वियात जो हर्बल के अंदर मौजूद हैं, जब तक हम देखिए अभी जितने क्वेश्चन आ रहे हैं वो प्रैक्टिस से रिलेटेड आ रहे हैं कि इंसान को कैसे खिलाएंगे, तो जब तक वो, इसमें कोई शक नहीं कि आज का जो लेक्चर है ये हमें एक लाइन दे रहा है कि ये चीज से फायदा दे सकती है। अस्सलाम वालेकुम। सेम सर, मेरा भी यही क्वेश्चन है। हाँ जी, कि मतलब आपने ये सारा जितना भी काम एक्सट्रैक्ट बनाया सारा मतलब आपकी इन विट्रो स्टडी है, मतलब अभी आगे रिसर्च में मतलब नेक्स्ट कोई इस पे रिसर्च कर सकता है मोर ना, इन विवो पे मतलब काम कर सकता है अभी, या डायरेक्ट मतलब आप कह रहे हैं ह्यूमन पे किया है, मतलब आपके जो पेशेंट्स थे वो कार्डियक पेशेंट्स पे किया है या इन विट्रो ही है जो आप कह रहे हैं कि आपने ब्लड क्लॉट लिया उसके ऊपर वो सारा किया? डॉक्टर अकरम साहब, क्वेश्चन बहुत ज्यादा है सर। जी, देना चाहूंगा, इसी वजह से जस्ट टॉपिक का इंतखाब किया गया कि नीड ऑफ न्यू थ्रोम्बोलिटिक ड्रग्स, यानी एलोपैथिक ड्रग्स जब मजबूरी बन चुकी है लोगों की, तो एक्सपेंसिव भी हैं और उनके साइड इफेक्ट्स भी हैं, लेकिन वो किसी तरह से साइड इफेक्ट्स से छुटकारा पाने के लिए और उनकी कॉस्ट जो है उससे बचने के लिए इस चीज की जरूरत है कि हर्बल मेडिसिन ऐसी तैयार की जाए जो थ्रोम्बोलिटिक इफेक्ट्स प्रोड्यूस करें, और उनमें आप देखें कि 40-50 हजार प्लांट्स जो प्लांट्स है वो यूज हो रहा है, लेकिन इतना इन पर काम नहीं किया गया और इस पर काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इस पर लैब वर्क करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्लिनिकल ट्रायल्स की बहुत ज्यादा जरूरत है, और बहुत ज्यादा इस चीज की गुंजाइश है कि ऐसे प्लांट से हर्बल फार्मुलेशन तैयार की जा सके जो थ्रोम्बोलिटिक एक्टिविटी परफॉर्म कर सके। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच डॉक्टर सदफ, थैंक यू सो मच। अच्छा, जिसकी ये बात कर रहे हैं, जैसे ये मकसूद साहब के हैं, इन्होंने लिखा है हकीम अरशद वाला खमीरा अबरेशम, हकीम अरशद वाला मुफरिश शेख रईस कल्बी सिरप गार्लिना टैबलेट, यानी ये ऑलरेडी कंपाउंड तो इस्तेमाल हो रहे हैं, तो इसके कितने इफेक्ट्स आ रहे हैं, इससे आप क्या, यानी कि जितने भी लोग हैं इत्तेफाक करते हैं कि किस हद तक इसके इफेक्ट्स हैं? डॉक्टर अकरम, यही तो मेरा सवाल था कि हमारे पास डाटा क्या हैगा इन सब चीज़ों का। हम दावे तो कर लेते हैं कि उसका कोई डाटा अगर हमारे पास है कि जी हमने ये किया ये किया ये किया, 50 पेशेंट थे, 10 पेशेंट थे, 5 थे इवन। अब जैसे ये जो आजकल शरबत कल्ब चल रहा है जिसके अंदर ये लीमू और सिरका और शहद और ये है,
कोई 10 पेशेंट है किसी भी बंदे के पास के, ये 10 पेशेंट थे, इनका बाईपास जो था रह गया। किताबों में, सालों में, अखबारों में तो लिखा हुआ आता है, लेकिन लाजमी चीज है, आप लोग सब प्रोफेशनल लोग हैं, तो किसी के पास कोई बंदा ऐसे हैं कि जो 10 पेशेंट थे, मैंने इनको इतनी शीशियां इस्तेमाल कराई 3 महीने 6 महीने या साल के अंदर इनके साथ ये हुआ, ये हो गया। सुना था खालू को, खालू ने बताया था चचा को, चचा ने कहा पप्पा को, ये वाली बात मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ वो बात कर रहा हूँ कि जिन जिन लोगों को आपने किया हो या किसी के पास ऐसा डाटा हो कि हाँ जी इनकी लाइनें चौक थी, ये ठीक हो गई, इनको जो थे कोई बाईपास की जरूरत नहीं पड़ी, कोई इनको एंजियोप्लास्टी की जरूरत नहीं पड़ी, तो कोई ऐसे अगर कोई रिजल्ट हो तो फिर मजा आता है आपको काम करने में। इफेक्ट तो सबको पता है, दुनिया को पता है कि सारी चीजें हैं कि इसके अंदर लहसुन, अदरक है, सब कुछ इसमें काम करे। नहीं तो दौड़े ही लगा लें, वो भी बहुत अच्छा काम करेगा। अगर आप चिकनाई बंद कर दें तो वो भी अच्छा काम करती है, लेकिन रिजल्ट आया किसी को, ये मेरा सवाल है बस। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर जी बात ये है कि मैं इस पे कुछ बात करना चाहूँगा कि जो अब्दुल समी साहब ने बात की ना, इस हवाले से, क्योंकि मैंने इस पे काफ़ी काम किया हुआ है, तो उस पे ये है बात कि मैं आपको 2-3 चीज़ें जो मेरे साइंटिफिकली अप्रूव्ड हैं वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। एक तो उसमें है अंजीर। अंजीर जो है ये बहुत तेज़ी से खून को पतला करती है, और मेरे कुछ पेशेंट जो ऑलरेडी खून पतला करने वाली वारफरीन और इस किस्म की दवाओं पर थे, उनको जब अंजीर शुरू करवाई गई 3 से 5 दाने 7 दाने रोजाना, तो उनका जो PTINR था, प्रोथ्रोम्बिन टाइम होता है इसका इंटरनेशनल रेशो, तो उनको रखना होता है ऐसे पेशेंट्स को 2 पर, ठीक है ना। तो वो जैसे उनको अंजीर खिलाना शुरू की, तो जब उनका रिपीट हुआ 15 डेज के बाद PTINR, तो वो बहुत हाई था, उनका खून ज्यादा पतला हो गया। तो डॉक्टर ने उनकी वारफरीन की डोज कम की कि भाई आप जो है इसे कम करें, आपका खून ज्यादा पतला हो रहा है। तो फिर वो पेशेंट जब मेरे पास आए, उन्होंने मेरे से ये बात शेयर की, तो मैंने उन्हें कहा कि भाई बात ये है कि ये तमाम वजह अंजीरों की है। आप अगर अंजीरें खाना बंद कर देंगे तो आपका दोबारा जो दवा से मेंटेन था 2 पर लेवल, वो मेंटेन हो जाएगा। तो फिर आर्जी तौर पर दवा कम की गई और अंजीरें बंद की गई, तो दोबारा उनका जो लेवल था वो 2 पर आ गया, जो 3.54 पर चला गया था। तो खून ज्यादा पतला हो गया था, जो क्लॉटिंग फैक्टर था वो लेट से खून क्लॉट हो रहा था। तो अंजीर की एक साइंटिफिक स्टडी मेरे पास मौजूद है कि अगर अंजीर रोजाना यूज की जाए, अकॉर्डिंग टू द बॉडी वेट है ये, जिसका वजन 80 किलो से 100 किलो के दरमियान होगा, उसको हम 5 से 7 दाने अंजीर के देंगे। अगर आपने उनको खून को लंबे अरसे तक पतला रखना है तो वो यूज करते रहेंगे। दूसरी दवा जो है मेरे पास, उसका जो रिजल्ट्स हैं वो है तेज पात, जिसको हम बे लीफ कहते हैं, बे लीफ। तो जो बे लीफ है, तेज पात है, ये भी बहुत तेजी से खून को पतला करती है। इसके भी मेरे पास जो है पेशेंट्स हैं जिनको मैंने PTINR करवाया। और इसी तरह मेरे पास जो डाटा है वो है अजवाइन के बारे में, देसी अजवाइन, ये भी खून को बहुत ज्यादा पतला करती है। इसी तरह जो सल्फर है, ये तो चलो अब वो तो मिनरल्स में आ जाएगा, सल्फर अभी उसकी बात नहीं करते, हम हर्ब्स की बात करते हैं। इसी तरह जो जाफरान है, मेरे इसके ऊपर भी बहुत सारे पेशेंट्स के मेरे पास रिजल्ट्स हैं, वो मेरे पास डाटा भी है उसका। तो जाफरान जो है वो भी बहुत तेजी से खून को पतला करता है, और उन जगहों पर जहाँ क्लॉट आ चुका होता है, क्लॉट को डिजॉल्व भी करता है। तो इस तरह बहुत सारी दवाएं, क्योंकि हमारी हिकमत में जो असूल इलाज है वो मिजाज और टेम्परामेंट और ह्यूमर्स के ऊपर है। हर वो दवा जिसका मिजाज गर्म तर होगा और गर्म खुश्क होगा, जो जिस्म में सफरा पैदा करके स्टोर करेगी, वो खून को बिल्कुल पतला कर देगी। तो ये एक हमारा असूल कुल्ली है। जब एक असूल हमें पता होता है तो हमें पता होता है हमने क्या करना है। तो लिहाजा हर वो दवा जो जिस्म में सफरा पैदा करके स्टोर कर दे, वो खून को पतला कर देगी। तो इसके ऊपर बहुत बड़ा लेक्चर हो सकता है वाकई। तो ये सिर्फ एक बात क्लियर कर दें कि क्या ये लोग डॉक्टरी दवाएं भी खा रहे थे इन दवाओं के साथ, या सिर्फ यही दवाएं खा रहे थे जो खून इतना पतला हुआ है? मैं बताता हूँ, कुछ पेशेंट ऑलरेडी मैंने जैसे आपको बताया कि वो वारफरीन थेरापी पर थे, क्योंकि उनका PTINR 2 तक रखना होता है, क्योंकि उनका लेफ्ट वेंट्रिकुलर डिसफंक्शन होता है और उनका खून पतला रखना होता है, ठीक है, उनका हार्ट वीक होता है, और जो है तो इसलिए वो ऑलरेडी वारफरीन थेरापी पर थे। लेकिन जैसे साथ उनको अंजीर शुरू करवाई गई तो उनका खून जरूरत से ज्यादा पतला हो गया और उनको दवाएं कम करना पड़ गई। और सिर्फ वो लोग थे जो किसी ड्रग से उनका PTINR जो था वो इंक्रीज कर गया, यानी कि वो 1.52 पे आ गया। लेकिन जो उसका थेरापी का टाइम है वो मिनिमम 4 to 6 वीक्स है।
कि उसका जो PTINR लेवल था इंक्रीज होना शुरू हुआ, खून पतला शुरू होना हुआ, तो वो 2 वीक्स से स्टार्ट हुआ और 4 से 6 वीक्स में हमने जितनी उनको अंजीरें खिलाना शुरू की थी उस पे वो मेंटेन हो गया। तो वो लॉन्ग कंटिन्यूअस लास्टिंग होता है। कितना होगा, जी मतलब कितने अरसे तक फिर जरूरत नहीं पड़ती, या सिर्फ डोज कम करके लाइफ टाइम के लिए अंजीर खानी है? जी, डोज कम करके अगर आपको बीमारी है तो आप डोज कम करके लाइफ टाइम तक अंजीर खा सकते हैं, क्योंकि उसके साइड इफेक्ट एज कम्पेयर टू वारफ्रीन और डिस्प्रीन और लोप्रीन और इनकी निस्बत बहुत कम है, और वो एक उसमें फूड वैल्यू भी है, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको 4 ड्रग्स बताई हैं, एक अंजीर है, एक जाफरान है, एक बे लीफ जिसको तेजपात कहते हैं, और चौथी अजवाइन है। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी अहम बात है जो मैं करना चाह रहा हूँ, वो ये है कि आप इस कुलिये को समझें। बेसिकली जो कुलिया है, जो फॉर्मूला है, जो प्रिंसिपल है, वो ये है कि हर वो दवा जिसका मिजाज गर्म खुश्क और गर्म तर होगा वो खून को पतला करेगी, यानी कि जो जिस्म में सफरा की पैदाइश को बढ़ाएगी तो खून पतला हो जाएगा, ठीक है ना जी। तो लिहाजा ये हमारा एक असूल कुल्ली है। तो जैसे डॉक्टर साहब ने बात की आंवला के बारे में, हो सकता है कि आंवला का जो एथेनॉलिक एक्सट्रैक्ट है, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक चीज आंवला में से ले रहा है, जैसे कि एमलीन ए और एमलीन बी जो सर ने बात की, मुझे नहीं है उसका एग्जैक्ट इल्म, तो वो हो सकता है स्पेसिफिकली वो कंटेंट आंवले का ब्लड थिनर हो। एज ए होल आंवला ब्लड थिनर नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमारी हिकमत की रूह से इसका मिजाज खुश्क सर्द बनता है, सर्द खुश्क बनता है, तो ये खून को थिक ही करेगा। इसीलिए ये ब्लॉक बाइंडिंग है ना, विटामिन सी है ना इसमें, तो विटामिन सी से ब्लॉक बाइंडिंग ज्यादा होगा। विटामिन सी तो इसमें बहुत ज्यादा है, विटामिन सी तो अमरूद में भी बहुत ज्यादा है, जो आंवले से भी कई गुना ज्यादा है। हाँ, तो ब्लॉक बाइंडिंग करेगा ना, मेरा मतलब ये कहने का, खून पतला नहीं करेगा। जी जी जी, तो मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि ये जो हमारी हिकमत की रूह से आंवला बहेड़ा हरड़ का जो त्रिफले का सफूफ है, इसका मिजाज क्योंकि खुश्क सर्द है तो ये क्लॉटिंग फैक्टर बढ़ा सकता है। क्यों? हाँ, लेकिन जो वो मरीज हैं, जो सफरावी मरीज हैं, जिनके अंदर खून ऑलरेडी पतला है और उनके अंदर हिद्दत गर्मी ज्यादा है, तो उनको तो ये बहुत मुफीद होगा। लेकिन एक बंदे का कोलेस्ट्रोल लेवल ज्यादा है, उसका यूरिक एसिड लेवल ज्यादा है, आंवला खाने से उसकी तबीयत खराब होगी, उसका खून गाढ़ा होगा और उसको थ्रम्बस के चांसेस बढ़ जाएंगे। जो हमारी ट्रेडिशनल स्टडीज हैं वो तो हमें यही बता रहे हैं। अब और तजर्बे में भी यही है, अगर आप 3 ग्राम आंवला खाना शुरू करें तो आपके अंदर जो है ना, आपका मुंह ड्राई हो जाएगा, हलक आपका खुश्क होना शुरू हो जाएगा, और जो है आपके नथने खुश्क हो जाएंगे, आंखें ड्राई होना शुरू हो जाएंगी और आपके अंदर खुश्की पैदा होगी। तो लिहाजा वैसे एक चीज में किया जाता है, ठीक है आपकी बात है, लेकिन एक बात मैं क्लियर कर दूं कि त्रिफला को जो है ना वो चर्ब करके ही इस्तेमाल कराया जाता है, कि उसका थोड़ा सा ऑयल उसके अंदर हमेशा मिलाया जाता है, या हड़ है या काली हड़ है, बगैर इसके नहीं कराया जाता, इसीलिए कि उसका असर खुश्की माइल है। जी जी, यही इसीलिए मैं अगली बात पे आ रहा था कि डायरेक्ट ट्रिपले को हम इसीलिए यूनानी अतीबा या आयुर्वेदिक अतीबा जो थे वो इसको चर्ब करते थे। दूसरा, जो उसका नकूह पिया जाता है, उसको रात को भिगो के रख देते हैं और हम उसका सिर्फ पानी पी लेते हैं, और उसका पूरा जो फ्रूट होता है वो फेंक देते हैं। उसमें सिर्फ जो वाटर सॉल्वेबल कंटेंट होता है, जो एक्वा एक्सट्रैक्ट होता है, वो माइल्डली उसमें आ जाता है, तो उसके इफेक्ट्स और हैं। तो लिहाजा मेरे तजर्बे में बात थी, मैंने डिस्कस कर दी, और ये 4 दवाएं जो मैंने आपको बताई ये बहुत ही कमाल हैं, इनके बहुत कमाल रिजल्ट्स हैं। इंजीर और सादा जंदी का तो मुझे भी तजुर्बा है, लेकिन वाले से क्या इन्फॉर्मेशन है? सर ये यहाँ पे थोड़ा सा मैं इख्तिलाफ करूंगा कि आंवला जो है ये एंटीऑक्सीडेंट है, कार्डियो प्रोटेक्टिव है, लिपिड प्रोफाइल कम करता है। तो इस सारी चीजों को सामने रखकर इसके अंदर जो है सर जी, हिकमत की रूह से ना, जो हमारी यूनानी पैथी है उसकी रूह से आंवला मुकव्वी कल्ब है, क्योंकि इसमें विटामिन सी है और ये दिल को ताकत देता है। तो के ऊपर बलगम का असर है, खून में बलगमी मादे ज्यादा हैं, लीवर सुस्त हो गया है, तो उसको तो हम खुश्की पैदा करके हरारत बढ़ा लेंगे, ठीक है ना, बात को समझें। तो इसलिए ये एंटीऑक्सीडेंट भी अच्छा काम करेगा, लेकिन यहाँ पर हम मिजाज की रियायत रखेंगे, क्योंकि हिकमत में हम के बेस पर हमारी जो है ना वो मिजाज है। अगर एक सौदावी मिजाज आदमी है जिसको बवासीर है, आप उसको आंवला खिलाएं, उसको 100% कब्ज होगी, खून ज्यादा आना शुरू हो जाएगा और उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। तो लिहाजा हिकमत में मिजाज बेसिक होते हैं। मिजाज बात करेंगे तो उस हवाले से ये बात है। बाकी आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मुकव्वी एक कल्ब है
दिल को ताकत देता है, इसमें विटामिन सी ज्यादा है, लेकिन ये यूरिक एसिड बढ़ाता है, ठीक है ना। तो ये एक बात है। बिल्कुल ऐसी है जैसे खमीरे गौगबान लोग दिल के लिए खा लेते हैं, लेकिन खमीरे गौगबान जो है मुकव्वी कल्ब है। मुकव्वी कल्ब से मुराद ये है कि अगर कार्डियक फेलियर या इस टाइप के मरीज को ज्यादा फायदा होगा। लेकिन यहाँ तो पे डिस्कशन के लिए टाइम है। ये सारे अतिबा हजरात हैं, ये तरफला जो है वो कार्डियो प्रोटेक्टिव के तौर पर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, और उधर ये कह रहे हैं कि ये थ्रोम्बस काज करता है, यानी ब्लड को गाढ़ा करता है। तो ये तो हमारी जो एक स्टडी है या थ्योरी है उसके अगेंस्ट हो गया कि एक नहीं, अल्कोहल में डॉक्टर साहब मसला पता है क्या है, अल्कोहल में शायद विटामिन सी इतना नहीं आ सकता है, इसमें विटामिन सी होता है। विटामिन सी भी तो ब्लॉक बाइंडिंग ही होता है ना, तो वो खून को पतला करने के लिए रोल नहीं, और विटामिन सी का खजाना ही कहा जाता है आमले को। तो अच्छा डॉक्टर बात ये है सर ये असगर साहब जरा बताएंगे कि जो तरफला है। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ सर, एक मिनट, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब तक हम इनको इस तरह, जिस तरह अब्दुल समी साहब भी कह रहे थे कि हमारे पास कोई रिटन फॉर्म के अंदर ये चीजें नहीं हैं कि कितने मरीज आए और कितने ठीक हुए, तो इसी तरह जब हम इसको एलोपैथिक या किसी दूसरी पैथी के साथ कंपेयर करते हैं, तो जब तक हम इसके ग्रुपिंग के अंदर उसकी स्टडी नहीं लेंगे, एक मरीज आया उसको एलोपैथिक दवाई दी गई और एक को सिर्फ हर्बल दी गई और एक को दोनों मिलाकर दी गई, तो तीनों के रिजल्ट क्या आए, जब तक इन तीनों के रिजल्ट सामने नहीं आएंगे तब तक हम उसको नहीं कह सकते कि ये चीज जो है वो क्या इफेक्ट पैदा कर रही है। एक चीज आप एलोपैथिक नहीं दे सकते, आप एलोपैथिक नहीं दे सकते। अच्छा, इसमें ये है कि एलोपैथिक हम नहीं देंगे, ये हम नहीं देंगे, ये लैब का काम होता है, जहां पर रिसर्च करवाई जाती है वहां पर ये ट्रायल होते हैं, और उसके बाद ही इसको देखा जा सकता है कि वो फायदा कौन सी दवाई ज्यादा दे रही है और किस दवाई के क्या साइड इफेक्ट है और उसको कैसे जो है वो कवर किया जा सकता है। सर अगला टॉपिक रखें हर्बल मेडिसिन वर्सेस एलोपैथिक मेडिसिन, उसमें फिर हम बताएंगे कि क्या क्या चीजें इसमें हो सकती हैं। आपने स्टार्ट जो किया है वो आपने इंजेक्टेबल से किया है, थ्रोम्बोलिटिक दे रहे हैं जी, बंदा इमरजेंसी कंडीशन में है। अब आप ओरल पे आ गए, सारे दे रहे हैं जी, ओरल से आराम आ रहा है बंदों को, वो तो बाद में किया जा सकता है या पहले किया जा सकता है। उस इमरजेंसी कंडीशन में तो इंजेक्शन आपने देना ही देना है। और एक एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो आप यूज कर रहे हैं, तो मल्टीपल क्वेश्चंस आते हैं कि इसके ऊपर बहस की जा सकती है। तो लिहाजा मैं वो समझता हूँ कि टाइम हो तो फिर हर्बलिस्ट भी आ जाए हम हमारे साथ, मैं डिस्कशन के लिए तैयार हूँ। और जो मैं इनके बारे में इन विट्रो टेस्ट हैं, इन विवो टेस्ट है, एनिमल के ऊपर, फिर ह्यूमन के ऊपर ट्रायल्स हैं, प्रॉपर गाइडलाइंस के साथ चलेंगे तो फिर पता चलेगा। ऐसे तो रिसर्च है, एक बंदे ने एमफिल के लिए की है, एक पीएचडी के लिए की है, वो अपने टाइम पास करने के लिए वो निकाल के चले जाते हैं। लेकिन जो रिसर्च असल होती है वो कि मार्केट तक वो चीज आपके पास आ जाए, वो असल रिसर्च है। यानी बाद में इसके ऊपर काम किया जाए, पीएचडी की जाए, लोगों को करवाई जाए, तो फिर इसके ऊपर काम किया जा सकता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये समझता हूँ कि थ्रोम्बोलिटिक आपने ठीक है वो इमरजेंसी कंडीशन में होती हैं, ये भी यूरोकाइनेज यूरिन से बनाया जाता है, वीमेन के जो यूरिन है उससे बनता है। इसी तरह स्ट्रेप्टोकाइनेज है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनता है, मल्टीपल अदर एनिमल से सोर्स है। तो लिहाजा हम तो वो कोशिश कर रहे हैं कि मेडिसिन जो है टारगेटेड हो। एलोपैथिक ये शो करता है बेसिकली कि हमारा टारगेट वो है, इस मैकेनिज्म के थ्रू जाएगी, इस रूट से जाएगी और वहां पे ये इफेक्ट होगा। आपका एंगल और है थिंकिंग का। तो लिहाजा मैं वही समझता हूँ जो डॉक्टर फुरकान साहब है या दूसरे डॉक्टर साहब हैं वो मिलके हम डिस्कस करें, और मैं रिसर्च जो है इस पे करवा सकता हूँ, एनिमल पे करवा सकता हूँ, इन विट्रो टेस्ट करवा सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास स्टूडेंट्स हैं एमफिल के, पीएचडी के, उस पर काम करवाया जा सकता है। तो लिहाजा फर्दर जो है नेक्स्ट काम आपके जिम्मे लगा देंगे कि ह्यूमन ट्रायल्स आप करवाएं और क्या क्या इस पे किया जा सकता है, तो वो हम डिस्कस कर लेंगे। तो डॉक्टर फुरकान साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि उन्होंने जो चीज़ें बताई हैं वो भी इम्पोर्टेंट हैं, और जो मैं बता रहा हूँ, जो डॉक्टर वफा साहब ने जो बताई हैं वो भी इम्पोर्टेंट है। सबका यानी इम्पोर्टेंट है, लेकिन हम
0 से लेके एंड तक इसको 100 तक बता सके, हर चीज को एक्सप्लेन कर सके। तो इसके ऊपर मैं तो समझता हूँ कि नेक्स्ट लेक्चर जो है एक अरेंज कर लें जिसपे आ जाए हर्बलिस्ट जो है और ईस्टर्न मेडिसिन वाले भी आ जाए, अपने जो ओवरव्यू है वो दे दे, उसके साथ मैं भी अपना ओवरव्यू दे दूँ के लिए हमारा थीम क्या होता है, हमने क्या करना होता है, तब भी हम इसका प्रॉपर हल कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, ये जो समीर है ना साहब, ये बात डॉक्टर साहब, अब्दुल मालिक साहब, मैं असल में रोड पे हूँ ना, बस पे हूँ, इसलिए मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता, सॉरी। सर ये जो है ना, ये मैंने अभी शेयर किया है स्टडी, रेड पे भी हुई है और मुख्तलिफ जगह हुई है। ये फैट को भी कम करता है, एचडीएल लेवल बढ़ाता है, एलडीएल लेवल कम करता है। तो ये नहीं वो तो मैं नहीं कह रहा, वो तो बिल्कुल ठीक है सर, उसके ऊपर मैं नहीं कह रहा, क्योंकि वो मेडिसिन बना रहे हैं, ठीक है। अभी हमने एक उसको इन विट्रो और इन विवो टेस्ट हमने किया है, नहीं उसमें पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है, लेकिन हम उसका जवाब दे रहा था, जो कह रहे थे कि क्या आप लोगों ने एनिमल पे भी किया है। नहीं वो भी बिल्कुल आपकी बजाय है बात, बिल्कुल एनिमल पे ये ट्रायल हो चुका है, यानी कि आजकल तो ये एक्सेस है ना नेट की, तो मैंने अभी देखा है, तो एनिमल्स पे भी हो चुका है। इसका वही इफेक्ट आया है जो कि इन विट्रो आया है। तो अब हम चाह रहे हैं कि इसका कंपाउंड ड्रग की फॉर्म में हो, तो वो मिलकर हम स्टडी कर सकते हैं। लेकिन मेरा थोड़ा सा बायोअवेलेबिलिटी देखी जाती है। देखें पहले असल में सारी फार्माकोलॉजी होती है इसमें, सारी जो हम स्टडी कर रहे होते हैं, ह्यूमन ट्रायल कर रहे होते हैं, वो फार्माकोलॉजी, बायो फार्मास्यूटिक्स, मल्टीपल जो चीजें हैं वो हम यूज कर रहे होते हैं। तो लिहाजा उसके मुताबिक ये होता है कि हमारी ड्रग कितनी अब्जॉर्ब होती है, अब्जॉर्प्शन कितनी होती है, डिस्ट्रीब्यूशन कितनी होती है, उसका मेटाबॉलिज्म कितना होता है, उसकी एक्सक्रीशन कैसे होती है। ड्रग का मीनिंग यही है कि ऐसी ड्रग जो बॉडी से एक्सक्रीट कर जाए, जो बॉडी में अब्जॉर्ब होके अपने टाइम के बाद रिवर्सेबल हो और बॉडी से निकल जाए, उसको हम ड्रग कहते हैं। ये नहीं हो सकती ड्रग के जी वो बॉडी में पड़ी रहे और कितने अरसे तक पड़ी रहे, वो सर बहरहाल मैं जो चीज कह रहा था, जो आपने कहा हमारा एम यही है जो आप बताना चाह रहे हैं, वो बिल्कुल ठीक। वो सर हम बताना चाह रहे हैं कि कोई भी ड्रग जो है उसका मार्केट में आने तक जो है ना 13 से 14 साल दरकार होते हैं, लेकिन हम लोगों ने 2 साल में करवाना होता है और 3 साल में पीएचडी करवाना होता है। ये जस्ट एक रिजल्ट लिए जाते हैं। मेटाबॉलिक डिजीज पे काम किया, ओबेसिटी पे काम किया, सिग्नल का इशू है। डॉक्टर अकरम बात आपकी सही है, लेकिन हर्बल दवाओं का एक फायदा ये है कि वो तो 50 और 100 साल तजुर्बा और 200 साल तजुर्बे मौजूद है ना, जो एक हो ना 10-15 साल में ड्रग आती है, ड्रग्स तो ऑलरेडी मौजूद है। बस सिर्फ देखना यह है कि क्रूड फॉर्म में जो हम इस्तेमाल करा रहे हैं तिलफला, और आप एक्सट्रैक्ट निकाल के करा रहे हैं, इन दोनों में से क्या ज्यादा इफेक्टिव है, या उसके अंदर जो जितनी चीजें एक्सट्रैक्ट में आती हैं तो वो क्या इफेक्टिव होती है, और ऐसे क्रूड में कितनी इफेक्टिव है। यहाँ पर कोई अगर रिसर्च करे, क्योंकि इन पर तजुर्बे तो सैकड़ों साल से हो रहे हैं, आज की नहीं है ना, कुछ हजारों साल से हो रहे हैं, दुनिया में बहुत कुछ हो चुका। जी यू आर क्वाइट राइट सर। बेसिकली इसमें कंपाउंड्स होते हैं ना, हमें पता है अल्कलाइड्स हैं, फिनोलिक कंपाउंड्स हैं, ग्लाइकोसाइड्स हैं, मल्टीपल अदर कंपाउंड्स आर देयर, उनके एक्टिव इंग्रेडिएंट्स मौजूद है, वो हमें पता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें नेचुरस टैबा की, कलवंजी की, तो उसके अंदर 100 से ज्यादा एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं। कौन सा ज्यादा एक्टिव है बताएं? थाइमोक्विनोन है, सबसे ज्यादा नोन है, और ये सिग्मा से मिल भी जाती हैं हमारे पास एक्टिव इंग्रेडिएंट, उसके ऊपर काम भी हो चुके हैं, काफी कर भी रहे। तो यानी मकसद मैं वही चाह रहा हूँ कि जो कंपाउंड है उनके ऊपर अगर हम सर्च करके देखें कौन सा इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है, तो हम उसको सॉर्ट करके उसको भी बना सकते हैं फॉर दिस पर्पस। नहीं, लेकिन आपका कहना है कि एक्टिव इंग्रेडिएंट करें, मैं ये कह रहा हूँ एज ए होल अगर कलौंजी हम जिसको कर रहे हैं तो क्या उतना ही फायदा होता है, या जैसे एक्टिव इंग्रेडिएंट का होता है? ये कलवंजी मैं बात कर रहा हूँ। जी बिल्कुल, कलवंजी का ज्यादा होगा क्योंकि उसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट ज्यादा है। आई एक्सेप्ट, लेकिन क्योंकि अब आप उसमें क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज्यादा है। देखें उसमें जो एंटी डायरेटिक हार्मोन होते हैं इसके अंदर, मुलेठी के अंदर, ये मुलेठी जो है अगर पेशाब को
रोक सकती है किसी के, लेकिन क्या कभी किसी मुलेठी वाले को, जुशांदे वाले को ऐसा कोई आया? नहीं आया। क्यों? एज ए होल जब हम इस्तेमाल कराते हैं तो शायद उसमें 4 चीजें और होंगी जो उसके इस इफेक्ट को जाहिर कर देती होंगी, लेकिन जब हम उसमें से निकालते हैं तो एडीएच उसके अंदर से हमें मिलता है। इसी तरह कलौंजी में होगा कि कलौंजी की एक इफेक्टिव है, लेकिन जब हम 6 चीजें या 100 चीजें उसकी जो हम इस साथ इस्तेमाल कर लाते हैं तो साइड इफेक्ट शायद उसके बैलेंस किए हो सरकार से मेरे पास कुदरत ने, कि अगर उसको हो सकता है बैलेंस किया हो, उसके वो साइड इफेक्ट ना हो। यही आमले का है, हरबेरा आमला अगर ऐसे होल कम कर देते हैं ना नहीं, वो तो करते हैं, लेकिन वो दूसरी चीजें जो हमने छोड़ दी हैं, या उनके अपने कोई ना कोई इफेक्ट तो होगा ना, जो कुदरत ने इस तरह बनाई थी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, तो दोनों को कंपेयर करें कि एज ए होल किसी को कलौंजी खिलाएं जी 1 ग्राम 2 ग्राम। बिल्कुल आप क्वाइट राइट कह रहे हैं सर, 100% राइट कह रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ, जो हमारे क्वेश्चंस हैं उसको हम पहले बना लें, क्वेश्चन राइट कर लें कि ये क्वेश्चंस हैं, आप भी बना लें, मैं भी बना लूँ, फिर उसके ऊपर प्रॉपर डिस्कशन थ्रू प्रॉपर चैनल हम स्टार्ट करें, कि बेसिक से स्टार्ट करें, फिर एंड तक क्लिनिकल ट्रायल तक उसको लेके जाएं। ये मेरा मकसद कहने का है। जैसे आपने कलौंजी कहा ना, बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक जब है। हम कलौंजी का जैसे ऑयल निकालते हैं तो क्या ऑयल में वो तमाम चीजें होती हैं? क्योंकि अगर उसका जो वोलेटाइल ऑयल होता है, अगर हम उसे ग्राइंड करते हैं या कोई पीसते हैं या जो भी कुछ करते हैं, तो क्या वो मैं कह रहा हूँ, मैंने कहा कि फिनोग्रीक है, जेमनिमा सिल्वेस्टर है, मल्टीपल अदर ड्रग्स आर देयर। हमने तो इस पे काम किया हुआ है ना, रिसर्च पे 50-100 जितने आप कहें, मैं ड्रग्स के नाम आपको बताने के लिए तैयार हूँ, जो कि जिनके ऊपर मोमाल्डिका चेरेंशिया है, करेला है, मल्टीपल जो है, इनके ऊपर भी बहुत सारे इफेक्ट देखे जा चुके हैं, क्लिनिकल ट्रायल तक पहुंच चुके हैं, नैनो पार्टिकल कैप्सूल बन चुके हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि अवेलेबल है, हमें नहीं पता इधर पाकिस्तान में। बाहर देखें, आप देखें नैनो पार्टिकल्स में बहुत सारी जो ड्रग्स है वो डायबिटीज के लिए अवेलेबल है, उनकी मेडिसिन अवेलेबल है, यहाँ पे नहीं है। कहने का मकसद ये है, सिर्फ हमें थोड़ा सा क्रिटिकली क्वेश्चन को राइज करना है और फिर उसके ऊपर डिस्कशन करना है। फॉर एग्जांपल हमने कहा कि बेसिक इसका क्या है, स्कीम में आप स्ट्रोक की बात करेंगे तो क्या ये ड्रग्स सीएनएस क्रॉस कर जाती हैं, क्वेश्चन है फॉर एग्जांपल, कोई बंदा बता दे जी। तो इस तरह के हम ये चाह रहे हैं कि क्वेश्चन अराइज करके हम पहले बना लें उसकी लिस्ट, फिर उसके ऊपर हम बहस करें, फिर आसानी से उसको डिस्कस करें, तलाश करें, फिर प्रॉपरली अगर बताएंगे तो सबको फायदा होगा इंशाल्लाह। जी डॉक्टर अब्दुल मालिक साहब ने बिल्कुल ठीक फरमाया। असल में यहाँ पर कंफ्यूजन है ना, वो बेसिकली ये हो रही है कि एक दवाई यूज की जा रही है इमरजेंसी मेजर्स पर, इंजेक्टेबल के तौर पर, तो उसके रिजल्ट्स को यही पॉइंट मैं बताना चाह रहा था। बिल्कुल जी, तो एक इमरजेंसी लेवल पे जो दवा यूज होती है, इंजेक्टेबल यूज कर रहे हैं, वहां पर हमें तेज दवा चाहिए, एक्सट्रैक्ट की चाहिए, क्रूड का कोई काम नहीं है। जो एक्यूट डिजीज होती है, जी बिल्कुल, ये पॉइंट मैं बताना चाह रहा था। बिल्कुल बिल्कुल 100% राइट ना। और दूसरा जो होती है क्रॉनिक डिजीज, वहां पर आप क्रूड पे आ जाएं, आप उसको ग्रेजुअली ट्रीट करें, उसको पैथोलॉजिकली ट्रीट करें, आप उसको सिम्प्टोमेटिकली ट्रीट करें। सर वो तो हार्ट अटैक या पैरालिसिस का मामला है ना, लेकिन अगर एक नॉर्मल भी तो लाखों लोग हो रहे हैं ना, उनके लिए भी तो हम ये चीज कर सकते हैं ना। बिल्कुल है, हर बात होती है, हम इमरजेंसी डॉक्टर के पास छोड़ देते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कोलेस्ट्रॉल के हैं, जो लोग वॉक नहीं करते, दौड़ नहीं लगाते, चिकनाइयाँ खा रहे हैं, हम उनके लिए भी तो ये जो सारे ऑयल पी रहे हैं, या गार्लिना जो है इमरजेंसी की तो नहीं है ना, लेकिन गार्लिना बनाइए, और 2-4 दवाएं हैं वो भी बनाइए। अच्छा ये बिल्कुल सही है डॉक्टर साहब, ये जो बात हो रही है आमला की कि विटामिन सी, तो अगर डॉक्टर साहब ने इथेनोलिक या मिथेनोलिक एक्सट्रैक्ट लिया है तो विटामिन सी तो उसमें आएगा ही नहीं, क्योंकि वो वाटर सॉल्युबल है। तो यही मैं कह रहा था, यही था, बिल्कुल वाटर सॉल्युबल है ना डॉक्टर अकरम, तो उसमें विटामिन सी नहीं है, इसलिए ज्यादा अच्छा इफेक्टिव होगी। ये विटामिन सी वाली कहानी तो खत्म हो गई। एक्वस मेथनोलिक एक्सट्रैक्ट हम ज्यादातर बनाते हैं ना, उसमें वाटर भी होता है और मेथनॉल भी होता है, ये एथेनॉल हाइड्रोअल्कोहलिक, ये मेथनॉल मिला के 30 रेशो में, तो उसमें वाटर एक्सट्रैक्ट वाले भी पोर्शन आ जाते हैं और जो दूसरे हैं एक्वस मेथनॉल वाले वो भी आ जाते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम वो ज्यादातर बनाते हैं, जो स्टडी करवाते हैं ना, रिसर्च वगैरह। तो मैं वही समझता हूँ कि इन्होंने जो मोहम्मद फुरकान साहब ने हाईलाइट किए हैं वो पॉइंट्स जो है इम्पोर्टेंट है, उनकी डोज हमें बता दें, उनका कम्बिनेशन भी हम देख लेते हैं और उनके ऊपर रिसर्च भी हम करवा सकते हैं। अगर वो हमारे लिए तैयार है तो कोलैबोरेटर के तौर पे वो काम करें,
हमें वो चीजें या फार्मूलेशन प्रोवाइड करें, आगे हम उसके ऊपर रिसर्च करवा के, हमारे स्टूडेंट अभी आएंगे एमफिल के PhD के, तो फिर उसके ऊपर हम एनिमल पे पहले करवाएंगे साफ ज़ाहिर है, फिर ह्यूमन ट्रायल के ऊपर आएंगे बाद में। तो ये थ्रू प्रॉपर चैनल एक सिस्टम है, टाइम लगता है इसके ऊपर। फिर हम इसके पैरामीटर्स मुख्तलिफ वो भी देखेंगे, फिर इसका प्रॉपर जो है हल करेंगे। ऑलरेडी अगर ये स्टडी हो चुकी होगी उस पर हम नहीं करेंगे, हम डिफरेंट यानी स्टडी करेंगे जो कि हमारे लिए सूटेबल होगी, यानी लिटरेचर रिव्यू करने के बाद ही हम इसके ऊपर काम करेंगे। सर चूंकि हम भी सेम काम कर रहे हैं और आप भी सरगोदा में भी हो रहा है, तो हम हमारे पास भी एमफिल PhD के हैं, तो हम कुछ फैसिलिटीज जो हैं रिसर्च लैब की वो शेयर कर लेंगे। और जो भी जी यही पॉइंट मैं बताना चाह रहा था। बिल्कुल बिल्कुल शेयरिंग, बिल्कुल पॉइंट राइट है सर, बिल्कुल जरूर हाजिर इंशाल्लाह सर, मिलके करेंगे। चलो इस तरीके से जो है ना हमारे इसको मेरे ख्याल में सम अप कर दें। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर वफा अब्बास और बाकी जितने भी कोलीग्स हैं, बहुत टाइम दिया आप लोगों ने और बड़ी इंफॉर्मेटिव जो है ना ये गुफ्तगू रही। इसको कंक्लूड किया जाए अब डॉक्टर इसमा। Okay, thank you so much, respected Dr. Wafa Abbas, for your precious time you have given us, and your overall lecture was very precious, beneficial, and very important, informative for all participants, for our medical students, for all physicians. Thank you so much, Dr. Muhammad Akram, for organizing this webinar, and thank you so much, Dr. Abdul Malik, for your precious time. Thank you so much, Muhammad Furqan, Muhammad Asghar, and Dr. Abdul Sami, and many physicians. Thanks to all participants for joining us. Allah Hafiz.